अच्छा तो ओएस की पहली दो वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बकाया सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। उसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आगे से ही बताऊंगा। तो चैप्टर नंबर 8 है। सबसे पहले हमारे पास डेडलॉक्स वाला मिड टू के बाद जो नया कंटेंट है, उसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वगैरह होते हैं। आपको पता ही है कि मतलब अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हो तो हम इस तरह से डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। असाइनमेंट एजेस होती हैं बॉक्सेस से सर्कल्स की तरफ, मतलब रिसोर्सेज से थ्रेड्स या प्रोसेसेस की तरफ, जो शो कर रही होती हैं कि ये वाली रिसोर्स इस थ्रेड को एलोकेटेड है। हम देख सकते हैं कि R1 इज़ एलोकेटेड टू T2, और T1 से R1 जो एज है उसको रिक्वेस्टिंग एज कहते हैं, बिकॉज इट्स आस्किंग फॉर समथिंग जो उसके पास अभी तक असाइन नहीं हुई। तो उसके अलावा जो बातें हैं सेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस निकालने वाली, कि अगर आपको इस तरह से सिस्टम दिया जाए, जैसे लेफ्ट मोस्ट मैट्रिक्स आप देख सकते हो कि कोई रिसोर्स आर है जिसकी 3 इंस्टेंसेस प्रोसेस ए के पास हैं, 2 इंस्टेंसेस प्रोसेस बी के पास हैं और 2 इंस्टेंसेस प्रोसेस सी के पास हैं। उनके मैक्स डिक्लेयर्ड हुए हैं। तो आपसे बस ये पूछा गया है कि क्या ये सेफ स्टेट में है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये करोगे ना कि आप जो जिसकी स्मॉलेस्ट रिक्वायरमेंट है, जिसकी स्मॉलेस्ट नीड है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ए की नीड 6 है, बी की नीड 2 है, सी की नीड लाइक 5 है। तो हम जिसकी सबसे छोटी नीड है यानी बी, उसको पहले सेशिएट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसका मैक्स वगैरह पकड़ लेंगे, एट्सेट्रा। इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो ये जो है इसको कहते हैं क्या नाम है, सेफ सीक्वेंस निकालने का तरीका, आई गेस। लगाओ। तो मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि शेयर ऑल सेफ सीक्वेंसेस एट्सेट्रा। तो ये भी एक बात थी। उसके अलावा एक बस एक्स्ट्रा जो डिटेल है, काफ़ी लोग बस समझते हैं कि अनसेफ स्टेट का मतलब डेड लॉक है, लेकिन अनसेफ स्टेट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेड लॉक हो। ये जो मैक्स होता है ना, ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ए मैक्सिमम 9 को ही करे, हो सकता है 8 को भी करे। मतलब हो सकता है कोई कंडीशनल लॉजिक है कि इफ़ कंडीशन देन रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज एल्स टर्मिनेट। या फिर हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसको हम कभी अर्ली टर्मिनेट वगैरह कर देते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर एक लाइक सिस्टम अनसेफ स्टेट में भी ना, हो सकता है कोई एक आध प्रोसेस इसी तरह से खुद ही जादू से ठीक हो जाए और उसको किसी और रिसोर्स की मज़ीद ज़रूरत ना पड़े। प्लस अगर आपने उससे कुछ एलोकेशन लिया उसके बाद वापस डी एलोकेट कर दिए, तो उस केस के अंदर भी आपका लाइक अनसेफ स्टेट में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेडलॉक हो। तो डेडलॉक एंड अनसेफ स्टेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो फिर डेडलॉक होता क्या है, तो उसकी वो जो 4 कंडीशंस थी उससे हम देख लेते हैं। तो डेडलॉक के लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो ऑफ रिसोर्सेज। मतलब R1 के इस वाले डॉट का मतलब इस वाले डॉट को खाली एक रिसोर्स पकड़ सकती है, या T1 या T2। इसी तरह से R2 के जो लाइक लोअर डॉट है, लोअर इंस्टेंस है, उसको खाली T1 अगर मिल गई हुई है, तो T1 को अगर मिल गया हुआ वो, तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ये कोई मतलब फ़ाइल नहीं है जो आप रीड कर लो मल्टीपल रीडर्स के साथ, या फिर कोई और मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है ना शेयरेबल वगैरह, वो वाला मसला है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो। उसके अलावा होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट हम काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं T1 के केस के अंदर। T1 इज़ असाइंड एन इंस्टेंस ऑफ R2 येट इट स्टिल रिक्वेस्ट एन इंस्टेंस ऑफ R1। मतलब उसने कुछ पकड़ा हुआ और फिर भी वेट कर रहा। तो इस तरह की सिस्टम के अंदर जो होल्ड एंड वेट अलाउ करता है, डेडलॉक आने के चांसेस होते हैं। और अगर आप होल्ड एंड वेट अलाउ ही ना करो फॉर एग्जांपल, तो लिटरली इम्पॉसिबल है डेडलॉक आना। ये उसकी नेसेसरी कंडीशंस में से एक है, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की तरह। तो ये चारों नेसेसरी कंडीशंस हैं इसके। बट इन एंड ऑफ दमसेल्व्स ये पता नहीं चलता। मतलब डिस्क्रीट की टर्म्स अगर कहा जाए ना, तो ये कहा जाएगा कि डेडलॉक इम्प्लाइज होल्ड एंड वेट डज नॉट इम्प्लाई डेडलॉक। इस तरह से करना। खैर, अच्छा, उसके बाद नो प्री एम्पशन। मतलब ये रूल ये कहता है कि मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि किसी से रिसोर्सेज ली जा रही हो। मतलब जैसे T1 इस वक्त वेट कर रहा है, वो होल्ड एंड वेट करके बैठा ही रहेगा। उससे वो T2 से छीन भी नहीं सकता R1। बस इसी तरह से नेचुरली ये चीज़ें चलती जाएंगे। तो शेयरेबल भी नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और प्रीएम्प्ट भी नहीं हो रही रिसोर्सेज। तो इस केस के अंदर डेडलॉक सिचुएशन अराइज कर सकती है।
उसके अलावा सर्कुलर वेट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 जो है T2 के लिए इंतज़ार कर रहा है, T2 जो है वो रिक्वेस्ट R3 कर रहा है जो कि T3 के पास पड़ा, तो T2 इज़ वेटिंग फॉर T3। लेकिन T3 जो है वो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है और वो T1 और T2 के पास है, मतलब T1 इज़ वेटिंग फॉर T2, T2 इज़ वेटिंग फॉर T3 एंड T3 इज़ वेटिंग फॉर आइदर T1 और T2 टू लाइक एग्जिट, जो कि दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि वो उसके ऊपर इनडायरेक्टली रिलाई कर रहे हैं। तो ये हो गया डेडलॉक। अब उसकी इसी तरह से वेट फॉर ग्राफ है, अभी मैंने जैसे वर्बली एक्सप्लेन किया कि लाइक T1 इज़ वेटिंग फॉर T2, T2 इज़ वेटिंग फॉर T3 एट्सेट्रा। तो वो वाली चीज़ जो है, और T3 वेट्स फॉर T1/T2, इन दोनों में से किसी एक के लिए, तो दोनों में से कोई एक भी चल जाए तो वो हो जाएगा। तो इस केस के अंदर वेट फॉर ग्राफ इस तरह से हम कुछ बना सकते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे तो प्रोसेस ही ज़्यादा। खैर उसके अलावा अब एक चीज़ थी डेडलॉक प्रिवेंशन और एक चीज़ थी डेडलॉक अवॉइडेंस। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर हम ये करते हैं कि वी प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पॉसिबल, मतलब हम उसको उसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उनमें से एक को हम फॉल्स कर देते हैं अपने पूरे सिस्टम के लिए। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है फॉर एग्जांपल। मतलब आप अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर रिसोर्सेज ही खाली शेयरेबल यूज़ हो रहे हैं तो डेडलॉक कभी आ ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर हम होल्ड एंड वेट डिसेबल करना म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जगह, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिसेबल करना काफ़ी अनप्रैक्टिकल है, आप चूज़ नहीं कर सकते कि आपकी रिसोर्सेज कभी कभी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना ही बेहतर रहता है। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले देखा हुआ है सीमाफोर्स वगैरह के केसेस के अंदर कि शेयर्ड रिसोर्सेज को क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना अच्छा आइडिया होता है। खैर, और कुछ बाय नेचर होते ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो फिर हम अगली कंडीशन देख लेते हैं और किसको हम फॉल्स कर सकते हैं। तो होल्ड एंड वेट आ जाता है। होल्ड एंड वेट फिर भी रीजनेबली ईजी है डिसेबल करना, लेकिन वही बात कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक प्रोग्राम है जो मतलब स्कैनर से इनपुट ले रहा है और उसको किसी टेक्स्ट फाइल में डाल रहा है, वेरी सिंपल। लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट फाइल एक रिसोर्स है, स्कैनर एक रिसोर्स है। अब वो स्कैनर को पकड़ के फ़ाइल का वेट नहीं कर सकता, या फिर वो फाइल को पकड़ के स्कैनर का वेट नहीं कर सकता। क्यों भाई, करने दो मुझे। लेकिन अगर हम डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए होल्ड एंड वेट को फॉल्स करने की कोशिश करें तो फिर हम इस तरह के प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी काफ़ी अनप्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो फिर हम अपनी अटेंशन बकाया दो सोल्यूशंस की तरफ करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के हवाले से कि इनमें से हम किसको फॉल्स कर सकते हैं ताकि कभी भी डेडलॉक ना आए। तो और जब मैं फॉल्स कर सकते हैं का मतलब है कि ये आपके कभी भी सिस्टम में आ ही नहीं सकता। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अवॉइडेंस, वो हम बाद में देखेंगे। तो नो प्रीएम्पशन मतलब अच्छा, इसके अंदर ये आइडिया है कि आप अगर जैसे यहाँ पे थी ना इस डेडलॉक सिचुएशन के अंदर T1 जो है ना T2 के लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसने होल्ड एंड वेट किया हुआ है R2 को। तो ये होगा कि उसे R2 प्रीएम्प्ट हो जाएगी और उसकी रिक्वायर्ड जो रिक्वेस्ट है ना उसके अंदर फिर R2 भी बन जाएगी। फिर अब उसकी वो जब भी रन करना शुरू होएगा उसके सारे जो पिछले रिसोर्सेज थे प्लस जो उसने नई रिक्वेस्ट की है वो सारे उसको मिलेंगे तो ही रन करेगा। लेकिन फ़िलहाल उसके पास कुछ भी नहीं है जब तक वो वेट कर रहा। तो इस केस के अंदर फिर T3 आराम से R2 पकड़ लेगा और कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से हम ये एक एक्चुअली प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स में इस तरह के सिस्टम्स यूज़ होते भी हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर। फिर सर्कुलर वेट को ख़त्म करने के लिए भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। वो हैं कि हम टोटल ऑर्डरिंग करते हैं नीड की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बना लेते हैं रिक्वेस्ट का इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको याद ही होगा हम सबसे पहले यहाँ पे लाइक स्मॉलेस्ट वाले को पहले कर रहे थे वगैरह। तो हम रिक्वेस्ट को भी इसी तरह से करते हैं कि जिसकी रीड सबसे कम है की जगह जिसकी रिक्वेस्ट सबसे छोटी है वो वाली पहले करी जाओ। तो हम टोटल ऑर्डरिंग करते हैं, ये है इसके पीछे आइडिया। तो अगर हम इस तरह से करें ना तो हमें कोई अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर कोई चेक वगैरह कोई कुछ नहीं लगाना पड़ा। हमने बस अपने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन कर लिया कभी डेडलॉक आ ही नहीं सकता। ऑब्वियसली ये भी एक झूठी है एक किस्म का, क्योंकि प्रैक्टिकली ये भी इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो फिर हम आते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की तरफ, जो हमारे कोर्स के अंदर ज़्यादा रेलेवेंट है। डेडलॉक अवॉइडेंस जो है उसके अंदर ना हम रिक्वेस्ट करने की एबिलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उसके लिए हमें हम फिर देखते हैं कि इस वाली रिक्वेस्ट को हमने लाइक अलाउ करना भी है या नहीं करना।
हमें इंटेलिजेंटली डिसाइड करते हैं कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना बेसिकली। जबकि इसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल है जिसकी तहत के मतलब बस भाई आप होल्ड एंड वेट कर ही नहीं सकते फॉर एग्जांपल, इस तरह की चीज़ है। तो इसके अंदर मतलब कुछ केसेस के अंदर आप होल्ड एंड वेट की वजह से आप मना कर रहे होगे, हो सकता है आपको समझ आ गई होगी प्रॉब्लम। खैर अच्छा, तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस है, और डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हमें यूजुअली एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उन प्रोसेसेस के बारे में, ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स इस तरह की लगा सकें और उनको इन्फोर्स कर सकें कि वो उनको मसला ना हो। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम्स हैं वो है रिलेशनल एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम और बैंकर्स एल्गोरिदम। ये डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एल्गोरिदम्स हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्लेम एजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है ना, उसकी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक मैक्स है, तो मैक्स हमें कैसे पता चलेगा? प्रोसेस खुद बताती है कि मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एट वन सिंगल पॉइंट इन टाइम इस रिसोर्स की इतने ही होंगे, अगर इससे ज़्यादा होगी तो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। तो इस केस में T1 ने डिक्लेयर किया था ऑन अपॉन लोडिंग कि आई विल बी इंटरेस्टेड इन R1 एंड R2। इसी तरह से T2 ने भी इन दोनों के ऊपर क्लेम एज बना ली थे। फिर जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती गई कि T1 की लेट से पहले रिक्वेस्ट आ गई R1 के लिए, तो वो उसको साइन हो गया। फिर T2 की रिक्वेस्ट आई, लेकिन वो पहले का टेकन था, इसलिए अब वो रिक्वेस्ट एज ही बनी रह गई। तो इस तरह से है ये यहाँ पे ये हो रहा है, क्लेम एज जिस तरह से काम करते हैं। तो क्लेम एज जो है ना, एक्चुअली वो आप समझ सकते हो कि नीड मैट्रिक्स की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो जितनी ज़्यादा नीड होगी उतने ज़्यादा क्लेम एज होगा। तो इसकी वर्किंग क्या होती है इस एल्गोरिदम की, हमें समझ तो आ गए प्री रिक्विजिट जो इन्फॉर्मेशन थी। तो करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो फ्री है भी या नहीं। तो जैसे अगर T1 पहले R1 रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद T2 R1 को रिक्वेस्ट करता है, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट एज ही बनाओगे ना, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली बिजी, आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि कन्वर्ट द क्लेम एज इनटू एन असाइनमेंट एज। मतलब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि R2 से T2 जो एज जा रही है, हमने उसको एक क्लेम एज की जगह एक असाइनमेंट एज बना दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखते हैं कि अब जो रिजल्टिंग ग्राफ है क्या वो साइक्लिक है। अब हम इसके अंदर क्लेम एजेस नहीं देखते, हम बस सॉलिड लाइंस देखते हैं। तो जो हमें मिला है वो साइक्लिक नहीं है, इसलिए हम चलते जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हम कंप्लीट तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो एल्गोरिदम है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टेंसेस के लिए काम करता है। मतलब अगर वो डॉट्स वाली जैसी अप्रोच है, इस तरह के ग्राफ्स के अंदर हम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक हो भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि डेडलॉक हो, जबकि सिंगल इंस्टेंसेस के अंदर काफ़ी क्लियर होता है, तो हम बस ग्राफ देख के बता सकते हैं। तो जब मल्टीपल इंस्टेंसेस हों उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो नीड मैट्रिक्स होती है, जो मैक्स मैट्रिक्स होती है, वो एक्चुअली होती क्या है। तो वही वाली बात जो मैंने पहले की थी कि हो सकता है कि उसने पहले का यूज़ कर लिया, हो सकता है कि कोई इस तरह की कंडीशनल लॉजिक लगी हो जिसकी वजह से वो एक्चुअली उतने यूज़ ही ना करे जितने उसने डिक्लेयर किए थे मैक्सिमम में। तो वो कोई मसला नहीं है, बस ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वही वाली बात कि अनसेफ स्टेट और डेडलॉक के बीच में डिफरेंस, के दिस इज़ एन अनसेफ स्टेट, राइट। कि T1 की नीड जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से। लेकिन अब T2 जो है और T2 की भी जो नीड है वो भी इस वक्त सेशिएट नहीं हो रही। ये जो R1 वाली बात है ये अनसेफ है, लेकिन लेट्स से T1 को R2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उस केस के अंदर साइकिल बनने की जगह क्या नाम है अपना, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि T1 ख़त्म होएगा, R1 रिलीज़ हो जाएगा और फिर T2 R1 ले लेगा और T2 फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था अनसेफ स्टेट और डेडलॉक के बीच में। तो अब बैंकर्स एल्गो पे आते हैं। तो बैंकर्स एल्गो बस यही कहता है कि एवरी थ्रेड मस्ट डिक्लेयर मैक्स, ठीक है। वही वाली बात, अवॉइडेंस के अंदर आपको यूजुअली कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसके अंदर भी मैक्सिमम चाहिए होते हैं। और ऑब्वियसली लेस दैन टोटल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इस तरह से ना हम अपनी प्रोसेस के बारे में ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं।
अब अपॉन रिसोर्स रिक्वेस्ट, अब अगर कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट करती है कोई थ्रेड, तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे हमने कमिट कर लिए, उसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। ये बेसिक आइडिया है बैंकर्स एल्गो का। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमने इमीडिएटली ग्रांट करना है या रिक्वेस्टिंग एज बना के थ्रेड को ब्लॉक कर देना वक्ती तौर पे जब तक आपको रिसोर्स नहीं मिलते। तो बैंकर्स एल्गो ब्रॉड टर्म्स के अंदर ये है। अब बैंकर्स एल्गो के की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना 2 सब एल्गोरिदम्स कह लो है आप हैं यूज़ हो रहे। एक सेफ्टी एल्गोरिदम है जो बताता है कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है, और दूसरा जो है वो है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम, जो भी मैंने नीचे ही मेंशन किया सेकंड बुलेट के अंदर। तो उसके रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम के अंदर एक फंक्शन कॉल भेजी होगी इस सेफ की, जो कि सेफ्टी एल्गोरिदम यूज़ कर रही होगी। तो ये दोनों इन कंजंक्शन ही यूज़ होते हैं और मिलके फिर बैंकर्स एल्गो बनता है। तो सेफ्टी एल्गोरिदम जो है, वी हैव बीन अप्लाइंग दिस विदाउट रियलाइजिंग, राइट। लाइक अभी जो मैंने मैट्रिसेस की शुरू में बात की थी ये वाली, दिस इज़ बेसिकली जस्ट सेफ्टी एल्गोरिदम। अब अभी हम बात करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो चेक फॉर अ प्रोसेस PI रिक्वायरिंग लेस देन अवेलेबल। पहला स्टेप ये है कि हम स्कैन करते हैं तमाम प्रोसेसेस को जो उस मैट्रिक्स के अंदर हैं, और अब देखते हैं कि अवेलेबल से लेस है या नहीं है। अगर कोई ऐसी मिलती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी मिलती ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते, आप कोई और असाइनमेंट नहीं कर सकते, तो अनसेफ स्टेट में है। ये हम कंक्लूजन लेते हैं। तो अनसेफ स्टेट में कब होएगा? जब कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी जिसका अवेलेबल लेस आपसे। ये स्टेप 1 है, ठीक है। अब स्टेप 2 ये है कि जो कोई आपको मिल गई है ऐसी आयत प्रोसेस जो जिसकी क्या नाम है लेस क्या नाम है नीड जो है वो अवेलेबल से लेस है, उस केस के अंदर आप उसको उसकी एलोकेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने अवेलेबल में ऐड कर दोगे और फिर उसको मार्क कर दोगे एज फिनिश्ड, कि मतलब PI इज़ कम्प्लीटेड, मुझे अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सीरियली एग्जीक्यूट कर दिए समहाउ। हम प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि इस तरह से होगा, उसके बाद इस तरह से होगा, तो ये करते हैं। उसके बाद हम रिपीट करते हैं स्टेप 1 से, फिर हम चेक करते हैं कि प्रोसेस आई है कोई या नहीं है, और इस तरह से हम करते जाते हैं जब तक प्रोसेस सारी फिनिश नहीं हो जाती। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझाने के लिए उन्होंने बात की हुई है। अगर वर्बली समझ नहीं आई आपको, थोड़ी देर ये देख के खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि वही वाली बातें हैं कि यहाँ पे बस जो फिनिश की अरे है वो बताती है कि कौन कौन से फिनिश हो गए हुए हैं। वर्क जो है उसके अंदर आपके रिसोर्सेज वगैरह पड़े हैं, तो उसके अंदर वो वर्क वाले अवेलेबल हैं। ये बेसिकली वर्क इज़ इक्वल टू अवेलेबल पे इनिशलाइज होता है। हम बेसिकली अवेलेबल को तंग किए बिना बस उसकी कॉपी यूज़ कर रहे हैं, अवेलेबल कॉपी समझ लो वर्क को। तो जो मैंने अवेलेबल के बारे में बातें की थी वो वर्क है। तो ये सेफ्टी एल्गोरिथम है। हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको कोई कभी फॉर्मली डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। खैर, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम सबसे पहले चेक करता है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो अपनी डिक्लेयर्ड मैक्सिमम को वायलेट तो नहीं कर रहे। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कहा हो कि मैं मैक्सिमम 3A को यूज़ करूँगा, लेकिन आप बाद में जाके कोई चौथा A मांग रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो उसके अलावा फिर है कि अगर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट की जो बॉडी है वो जो लाइक वेक्टर होता है वो अवेलेबल वेक्टर से कम है या बराबर है, तो उस केस के अंदर हम इनकमिंग रिक्वेस्ट को ग्रांट करने के लिए लाइक अगले स्टेप पे जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इसको ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, अभी अवेलेबल ही नहीं है तो हम आगे बात ही नहीं कर सकते। और उसका थर्ड स्टेप पे हम जाके देखते हैं कि अगर हम ये चेंज कमिट कर लें, अगर हम इमीडिएटली ग्रांट कर दें, तो क्या सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या अनसेफ स्टेट में जाएगा। ये आइडिया, और यहाँ पे हम फिर सेफ्टी एल्गोरिथम यूज़ कर लेते हैं। तो यही वही वाली बात है इन लाइक मोर मैथमेटिकल टर्म्स के आयत चीज़ वगैरह के अंदर ये होगा एट्सेट्रा। अब ये होगी सारी बातें बैंकर्स एल्गो की। इसके अंदर कोई ख़ास बात आती नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है। बड़ा इजी सा, आपको पता ही है किस तरह के सवाल आते हैं, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब डेडलॉक रिकवरी ऑप्शंस, ये बस हल्की फुल्की थ्योरी है कि अगर डेडलॉक आ भी जाए तो क्या करना है।
तो सबसे पहली जेनोसाइडल राउट है कि आप हर चीज़ टर्मिनेट करना शुरू हो जाते हो। आप बस अंतों की तरह सारा कुछ किल कर देते हो, हर प्रोसेस जो डेडलॉक में है। ऑब्वियसली दैट्स रिटार्डेड। आप यूजुअली चाहोगे कि इतने बिना वजह की आप प्रोसेस आप किल ना करो। तो इसका थोड़ा सा लेसर एक्सट्रीम वर्जन भी है कि आप एक प्रोसेस एट अ टाइम अबॉर्ट करते हो जब तक साइकिल ख़त्म नहीं हो जाती आपके ग्राफ के अंदर बेसिकली, या फिर जब तक मतलब आना बंद नहीं हो जाता। लेकिन ऑब्वियसली ये स्लो हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको हर अबॉर्शन के बाद अबॉर्शन हर टर्मिनेशन के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि सेफ स्टेट में आया है या नहीं आया। तो इसीलिए पहले वाली ज़्यादा आसान थी टू इम्प्लीमेंट, बस सारा कुछ डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सारा कुछ गिरा दो, सब कुछ गिरा दो टाइप शॉट। तो ये हो गई पहली ऑप्शंस आपके। दूसरी जो सेट ऑफ ऑप्शन उसके अंदर हम प्रीएम्प्ट कर लेते हैं रिसोर्सेज। तो प्रीएम्प्ट वाले केस के अंदर हम या तो रोल बैक कर लेंगे पूरे सिस्टम को किसी और स्टेट में जो कि एक सेफ स्टेट थी, या फिर हम एक विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं और खाली उसकी ही रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा रोक देते हैं, या किल भी कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो फिर हम उसके ऊपर आ जाते हैं ना जेनोसाइड राउट पर। लेकिन यहाँ पे यही आइडिया कि हम किसी एक ही स्टील कर लेते हैं सारी रिसोर्सेज। तो अब जो भी क्राइटेरिया होगा आपका स्टील करने का, हो सकता है उसकी वजह से स्टारवेशन क्रिएट हो रही है। तो उसका थोड़ा सा लाइक इन्हेंस्ड वर्जन ये भी एक उन्होंने बनाया हुआ है, किताब में मेंशन किया हुआ है कि आप लाइक फिर उसके ऊपर कोई बाउंडेड वेट डाल दो कि कोई भी प्रोसेस इतनी बार विक्टिमाइज नहीं हो सकते। तो ये सारी किताब के अंदर मैम की स्लाइड्स के अंदर जो डिटेल थी मिला दी है मैंने डेडलॉक रिकवरी ऑप्शंस के लिए। तो डेडलॉक के चैप्टर में यही है, मेन चीज़ आपको पता ही है, बैंकर्स एल्गो है। तो वो मैंने मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक समझा दी, उसके अंदर कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। पहले 2 स्टेप्स आपने एज इट इज़ बड़े सिंपल से यहाँ लिखते हैं। थर्ड के अंदर आपने वो मेट्रिसेस वाला काम करना है और आपने बस लेस देन वाला काम करते जाना। अगर आपने यही वाली चीज़ गौर से सुन ली हो कि ये सेफ्टी एल्गो कैसे काम करता है, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हो, तो कोई मसला ही नहीं है। अब अगला चैप्टर 9th है, वो है मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अब सबसे पहली जो बात है वो मेमोरी हायरार्की वगैरह, स्पीड साइज ट्रेड ऑफ, उसके बारे में हमने पहले भी चैप्टर 1 के अंदर बात की हुई है। तो इसके अंदर जो अब नई बातें हैं ना वो ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट खाली स्पीड और साइज़ नहीं होती, बल्कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसके अंदर आती है रीलोकेशन, प्रोटेक्शन, शेयरिंग एट्सेट्रा, और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं इस लिस्ट में। लेकिन जो हम पहले चीज़ें जो नई हैं हमारे लिए वो है रीलोकेशन क्या होती है, प्रोटेक्शन क्या होती है, तो हम उनको देखने वाले हैं। रीलोकेशन बड़ा सिंपल सा आइडिया, वो ये है कि लेट्स से यहाँ पे एक प्रोसेस 1 थी, यहाँ पे एक फील्ड रैम के अंदर कोई नई प्रोसेस आती है जिसकी P1 से ज़्यादा प्रायोरिटी, और डिसाइड होता है कि P1 को हम विक्टिमाइज़ कर देंगे। मिडिल टर्म स्केड्यूलर डिसाइड करते हैं कि इसको स्वैप आउट कर देंगे प्रोसेस 1 को टेम्परेरीली जब क्योंकि P5 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो चाह रहे हैं कि बस P5 को किसी तरह से एडजस्ट कर लो इसी वक्त, ये बड़ा अर्जेंट ऑपरेशन है। तो इस केस के अंदर P1 को हमने जो भी है क्या नाम है निकाल दिए रैम से, स्वैप आउट कर दिए। उसके बाद P5 चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। टर्न्स आउट कि कोई और ही प्रोसेस जाके ख़त्म हो जाती है इस पूरे मामले में P4 ख़त्म हो जाती है। अब P1 जो स्वैप्ड आउट थी वो उसकी जगह पे आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब इसके अंदर मसला क्या आएगा? इसके अंदर मसला ये आएगा कि जब अगर आपने एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की होगी, अगर आपके पॉइंटर्स जो हैं वो एक फ़िज़िकल एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर मैंने कोई जगह लिखा हुआ है इंट पॉइंटर अरे न्यू वाली चीज़ इस तरह की, या मैलिक वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे कोई इंट पॉइंटर है जो एक डायनामिकली एलोकेटेड अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है और समथिंग, लेट्स से न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू इंट, और यहाँ पे कोई 5 इंटीजर्स की अरे उसने रन टाइम पे डिक्लेयर की थी और उसने बनवाई थी, इस तरह से कुछ है। तो वो पॉइंटर कोई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट, लाइक इधर लेट्स से अगर इधर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, तो अगर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे वो यहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, चाहे प्रोसेस 1 अब नीचे भी आ जाए, वो प्रोसेस 5 के रीजन के अंदर पॉइंट कर रहा है, जबकि उसको उधर करना चाहिए, या लाइक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन के ऊपर। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर इस तरह से प्रोसेस 1 रीलोकेट भी हो जाए ना, ये वाला मसला ना है, तो उसके लिए एक हल ये है कि हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की जगह अपने पॉइंटर्स वगैरह के अंदर हर जगह रिलेटिव एड्रेसिंग करते हैं, या लॉजिकल एड्रेसेस यूज़ करते हैं, वर्चुअल एड्रेसेस यूज़ करते हैं। तो
उसके अंदर यही होता है कि एक बेस रजिस्टर होता है और उसका ऑफसेट होता है। तो बेस रजिस्टर के अंदर प्रोसेस वन जहाँ से शुरू हो रही है वो आ जाएगा, और आपके सारे जो एड्रेसेस होंगे ना वो खाली ऑफसेट्स होंगे। तो मतलब एड्रेस ज़ीरो का मतलब एक्चुअली कुछ है, एड्रेस ज़ीरो का मतलब है कि लाइक फर्स्ट बाइट वटेवर इस तरह से। अच्छा, फिर आ जाती है बात प्रोटेक्शन की। हम ऑफसेट पे आ भी गए हैं, लेट्स से हम इस तरह से, ये ना एक ऑफसेट वाला सिस्टम है। प्रोसेस वन के अंदर मैं हूँ, मैं अपना ऑफसेट अपने साइज से ही बड़ा कर देता हूँ, मैं P2 के किसी एरिया में चला जाता हूँ। ऑब्वियसली आई शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ अदर पीपल्स मेमोरी। अगर मुझे इतना एरिया डेजिग्नेटेड है, मैं किसी और के डेजिग्नेटेड एरिया में क्यों जा रहा हूँ? तो प्रोटेक्शन ये कहती है कि हर किसी को ऊपर ये इन्फोर्स करने के लिए हम एक लिमिट भी बना लेते हैं। तो विजुअली वो इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसका बेस रजिस्टर कोई होगा, और अगले वाली प्रोसेस की बेस से माइनस कर दो तो आपको उसकी साइज़ पता चल जाएगा, ये लिमिट पता चल जाएगी। तो अब अगर कोई भी एड्रेस जो है, एड्रेस ऑफसेट जो है, वो इस वैल्यू के बराबर या इससे ज़्यादा होगा ना, हम कहेंगे ये वायलेशन में है क्योंकि अगले प्रोसेस के एरिया में आ रहा है। तो ये यहाँ पे बस आइडिया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं उसको रीलोकेशन रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर कहते हैं। रीलोकेशन रजिस्टर वही बेस रजिस्टर है, तो ये हम देख सकते हैं। तो हर प्रोसेस के अंदर उसका अपना रीलोकेशन रजिस्टर होगा, लिमिट रजिस्टर होगा। ये हमने अभी तक सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसके अंदर रीलोकेशन भी है, प्रोटेक्शन भी है। अब इसको इन्फोर्स करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है ये एक फ़िज़िकल हार्डवेयर की चीज़ है जो CPU से एक लॉजिकल एड्रेस लेती है और उसको कन्वर्ट करती है एक फ़िज़िकल एड्रेस में, जिससे हम वो फिर बाद में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेशन कह रहा हूँ, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले उसने देखने के लिमिट को वायलेट तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो हम एक ट्रैप फायर कर देते हैं कि आपने गंदी बात की टाइप शर्ट, एरर है बेसिकली। और उसके अलावा अगर वायलेशन में नहीं है तो फिर हम जाके रीलोकेशन रजिस्टर उसके साथ ऐड कर देते हैं और फिर उसका कोरिस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जाके चेक कर लेता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। तो उसके अलावा स्वैपिंग आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ख़ास डिटेल नहीं है, बस इन्होंने भी मजाक किया हुआ है कि जब भी मिडिल टर्म स्केजुलर कोई चीज़ स्वैप आउट करता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी स्लो। तो इन्होंने लाइक कुछ नंबर्स एक्चुअली शेयर किए हैं, मतलब लाइक वो बैक ऑफ द नोट वाली मैथमेटिक्स की हुई है, बस रफ एस्टिमेशंस की बात की है कि एक ऑर्डिनरी HDD का ट्रांसफ़र रेट यूजुअली 50 MB पर सेकेंड होता है। अगर कोई आप 100 MB की प्रोसेस भी ले लो जो कि काफ़ी छोटी है, उसको ही आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे होगे ना, उसके ट्रांसफ़र रेट्स ही इतने हैं हार्ड ड्राइव के, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी, उसके इतनी स्लो है कि आपको 2 सेकंड लग जाएंगे खाली एक 100 MB की प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने की प्रोसेस में। प्लस आपने स्वैप इन और स्वैप आउट भी करना होगा किसी विक्टिम प्रोसेस को, तो अगर वो भी कोई 100 MB की है लेट्स से, तो उस केस के अंदर फिर टोटल 4 सेकंड बन रहे हैं आपके। और आपको पता ही है कि अगर मैं अगर मैं ऑल कंट्रोल टैब ही कर दूँ, डिलीट ही कर दूँ सॉरी, तो टास्क मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ पे मेमोरी कितने MBs ले रही है, लाइक ओपरा ही मेरा लाइक कोई 1207 MBs ले रहा है वटेवर। तो मतलब एक GB तो रैम उसने ली हुई है। अब 1 GB के लिए आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्वैप इन स्वैप आउट वगैरह वाला सीन। तो वैसे ऑब्वियसली इतने बड़े के साथ हम कभी करते भी नहीं हैं। तो स्वैपिंग इज़ एक्सपेंसिव, इसको अवॉइड करना चाहिए जितना हम चाहें, जितना हम कर सकें। और अगर कर भी रहे हैं तो उसको छोटे छोटे चंक्स में करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो डायनामिक लोडिंग है। वो ये है कि हम खाली वो वाला हिस्सा अपनी रैम में रखते हैं, मतलब हम स्वैप इन करते हुए भी खाली उतना छोटा सा हिस्सा लाएंगे जितना एक्चुअली यूज़ होना है। यूज़लेस वाली चीज़ नहीं लाएंगे, पूरी प्रोसेस ही नहीं चुक के ले आने। अगर एक फंक्शन खाली यूज़ हो रहा है तो खाली वो एक फंक्शन ले आओ बेसिकली। तो डायनामिक लोडिंग यही कहती है कि सिलेक्टिवली आप उसको मेमोरी में लोड करोगे, पूरे प्रोग्राम को लोड नहीं करोगे, तो फिर ये वाले मसले भी कम होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एक पास्ट पेपर में आया हुआ था, लेकिन हमारी मैम ने नहीं कराया। लेकिन आज तक कोई इस तरह की कंस्ट्रेंट नहीं रही हमारे पेपर्स के अंदर कि मैम ने पढ़ाया वही आएगा, तो इसलिए मैं फिर भी हल्का फुल्का कवर कर ही देता हूँ। DLLs जो होते हैं, जो आपने काफ़ी बार देखी होगी, MSVCP100.DLL was not found, इसलिए आपकी गेम नहीं चल रही। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली होती क्या हैं, तो डायनामिक लोडिंग की तरह है लेकिन डायनामिकली लिंक हो रही हैं। मतलब रन टाइम के ऊपर लोड होने की जगह मेमोरी के अंदर रन टाइम के ऊपर लिंक हो रही हैं एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ। तो मतलब अगर आप C की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लेते हो जिसके अंदर printf, malloc वगैरह डिफाइंड है, आपको अदर यूजुअली तो उसकी
अपने प्रोग्राम के अंदर उनकी भी बॉडी की ट्रांसलेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अनडिफाइंड एक्सटर्नल सिंबल्स हैं। वो सी अलाउ नहीं करती कि अनडिफाइंड एक्सटर्नल सिंबल्स हों। तो वो बस ये कहेगा कि आइडेंटिफायर का मुझे कोई मतलब ही नहीं पता, प्रिंट एफ का मुझे मतलब ही नहीं पता, इसलिए हम शार्प इंक्लूड वगैरह करते हैं ना stdio.h, ताकि उससे बॉडी पढ़ लो। तो इस तरह से तो आपके हर प्रोग्राम के अंदर वही वाली चीज़ें बार बार यूज़ होती रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक ही मतलब वही 5-6 लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होंगे। तो वो बार बार बिना वजह लोड होती जा रही हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसके सोल्यूशन के लिए DLLs होते हैं। वो ये है कि हम डायनामिकली लिंक करते हैं, मतलब अगर एक प्रोसेस आई है उसको प्रिंटफ वगैरह चाहिए, तो हम तब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का वो हिस्सा लिंक करेंगे, यानी ट्रांसलेट करके उसके साथ बता देंगे कि इस सिंबल का ये मतलब है वगैरह, ये वाले काम करेंगे, और उसको मेमोरी में कहीं लोड कर देंगे। और अब इसका अपना कोई पेज होगा प्रिंटफ का, मैलक का, तो अगर शेयर करना होगा तो हम उसी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं कि डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी है, तो आपको हर प्रोसेस की बॉडी के अंदर नहीं बार बार करना पड़ेगा। तो DLL के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट मैंने बस ये ब्रीफली बताना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद पार्टीशनिंग स्कीम्स हैं, बड़ी इजी सी बातें हैं इसमें कि फ़िक्स्ड पार्टीशनिंग होती है, डायनामिक पार्टीशनिंग होती है। फ़िक्स्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की, यानी अगर आपकी 100 MB की स्पेस है, आपकी प्रोसेस 80 MB की है, आगे 20 MB ज़ाया हो रही है, वो कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। एंड ओवर टाइम दिस एड्स अप, क्योंकि कभी भी इतनी आइडियलिस्टिक दुनिया नहीं होती कि आपकी पार्टीशंस के साइज़ की प्रोसेस आ रही हों। तो ओवर टाइम ये बिल्डअप होता जाता है, और वो जो इंटरनली फ्रैगमेंटेड एरिया होता है वही बहुत ज़्यादा रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पेस ज़ाया हो रही होती है उसी में। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो है कि हम बेस्ट फिट एल्गोरिदम लगा लेते हैं जब हम चूज़ कर रहे होते हैं कि कौन सी वाली लाइक एरिया में क्या डालना। तो ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग हो गई। उसके अलावा डायनामिक पार्टीशनिंग है। डायनामिक पार्टीशनिंग के अंदर जैसे ही आप एक प्रोसेस, अगर 100 MB की पार्टीशन है, उसके अंदर आप 80 MB की डालते हो तो कोई मसला नहीं है, वो डाल देगा और साथ 20 MB का होल बन जाएगा। फिर अब अगर कोई 20 MB की आती है या फिर कोई लेट्स से 18 MB की आती है, तो वो उस 20 MB के होल में आ सकती है। लेकिन अब वो अगर लेट्स से 18 MB की है, तो अब 2 MB की स्पेस रह जाती है, वो इतनी अनयूजेबल होती है कि वो कभी कहीं एलोकेट ही नहीं होने। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और ओवर टाइम अगर ये इस तरह के ज़्यादा से छोटे छोटे से होल्स बनते जाएँ और वो आपस में लाइक स्प्रेड आउट हों, तो लाइक वो जो चीज़ की तरह के अजीब से छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे आपकी रैम के अंदर। फिर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आ गई है। तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि हम इस तरह की छोटी छोटी अनयूजेबल पार्टीशंस की वजह से ऐसी प्रोसेस जो आ जानी चाहिए कंसिडरिंग द अवेलेबल फ्री स्पेस, वो आ नहीं पाते। तो इस मसले के सल्यूशन के लिए यही है कि हम वर्स्ट फिट यूज़ करते हैं ताकि होल्स जो भी बने ना बड़े बड़े बने। तो लेट्स से 100 MB की है आपकी पार्टीशन और आपकी फ़ाइल आपकी कुछ छोटी सी प्रोसेस है 5 MB की, आप जानबूझ के बड़ी वाली पार्टीशन के अंदर छोटी सी रखोगे ताकि जो होल बनेगा ना फिर वो 95 MB का बन जाएगा, वो एक्चुअली यूजेबल होल है। तो इसीलिए इसके साथ वो क्या नाम है, फिक्स के साथ बेस्ट प्रेफर की जाती है और डायनामिक के साथ वर्स्ट प्रेफर की जाती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली और भी हैं, फर्स्ट और नेक्स्ट फिट। फर्स्ट फिट के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, वो ऊपर से नीचे बार बार देखी जाता है, जो पहला मिल गया बस ठीक है। नेक्स्ट फिट के अंदर वो ऊपर से नीचे देखने की जगह जहाँ से उसने लास्ट छोड़ा था उधर से देखना शुरू करता। बस एक पॉइंटर का फ़र्क है कि पॉइंटर रीसेट कर रहे हो या नहीं कर रहा। तो इन दोनों को हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। इनकी परफॉर्मेंस के जो रियल स्टेटिस्टिकल लाइक एनालिसिस थे, मतलब रिजल्ट्स वगैरह के एनालिसिस थे, उसके अंदर पता चला है कि ना एक टेंडेंसी है कि टोटल यूसेज अगर आपकी मेमोरी की हो रही है ना, उसके अंदर लेट्स से n ब्लॉक्स जो है ना वो एक्चुअली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो उन n ब्लॉक्स के लिए ना 0.5 n जो होंगे ना, मतलब 50% ऑफ योर एक्चुअली स्टोर्ड डेटा, 50% जगह बस ज़ाया हो रही है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन वगैरह की वजह से। तो फर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट आर वेरी बैड, और इनकी परफॉर्मेंस के इन रिजल्ट्स को, इन क्लासिकल रिजल्ट्स को रेफर करने के लिए हम 50% रूल की टर्म यूज़ करते हैं। ये 50% रूल यही कहता है कि अगर यू स्टोरिंग लाइक n बाइट्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आप 50% जो है ना उसका उतना आप ज़ाया भी कर रहे होगे। तो इससे पता चलता है कि आपकी लाइक वेस्टेज टू ट्रू यूसेज रेशियो 33.3% है, मतलब 1 in 3 टाइप शिट। तो ये कुछ बस बातें थी एक्स्ट्रा कि हम फर्स्ट फिट क्यों नहीं यूज़ करते अगर इस तरह का कोई थ्योरी के लिहाज से सवाल आ जाता। तो उसके अलावा एक और सोल्यूशन जो है डायनामिक पार्टीशनिंग की प्रॉब्लम का, वो है कॉम्पैक्शन ऑपरेशन।
कॉम्पैक्शन हम कब करते हैं? हम ये अगर टोटल फ्री स्पेस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ इनकमिंग प्रोसेस हो, और उर्दू वाला और इंग्लिश वाला नहीं, मतलब एंड नो फ्री पार्टीशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ इनकमिंग प्रोसेस। मतलब आपकी रैम के अंदर जगह इतनी खाली पड़ी है अनएलोकेटेड कि आ जानी चाहिए प्रोसेस, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल होल नहीं है जिसके अंदर आप डाल सको। तो इस केस के अंदर ना आप सारी रैम को रीऑर्गेनाइज कर देते हो कि होल्स एक साइड पे कर लेते हो और प्रोसेसेस एक साइड पे कर लेते हो, उन सारे होल्स को एक बड़े से होल में मर्ज कर देते हो। और फिर वो डायनामिक पार्टीशनिंग है तो इसलिए खुद ही वो बाद में छोटा होता जाएगा जैसे जैसे कोई नई प्रोसेस आएगी। तो अब इसके अंदर मसले यही हैं कि अनप्रैक्टिकल है बार बार रीअरेंज करना पूरी मेमोरी को, बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये इसके अंदर कुछ मसला है, और ये कंपैक्शन ऑपरेशन है। तो अगर आपको कहा जाए कि यूज़ कंपैक्शन ऑपरेशन व्हेन रिक्वायर्ड, तो व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब ये दो कंडीशन से पूरी होंगी तब आपने कंपैक्शन करनी है। मुझे याद है असाइनमेंट के अंदर हमारी थी कि यही टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यार अगर कंपैक्शन करने के बावजूद बाद में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे क्या कंपैक्शन करने की ज़रूरत थी भी या नहीं? तो उसके लिए आंसर है कि नहीं करने। आपने कंपैक्शन सिर्फ तब करनी है जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हों। खैर, उसके बाद आ जाती है हल्की फुल्की और बात कि किस तरह से हम एलोकेट करते हैं डिफरेंट स्पेसेस को। फर्स्ट फिट वगैरह तो पता ही है। उसके अलावा इनपुट क्यूज़ के हवाले से, मतलब अगर आप हर पार्टीशन की अपनी इनपुट क्यू बना दो ना तो क्या मसले आते हैं, और अगर एक सिंगल यूनिफाइड इनपुट क्यू बना लो तो क्या मसले आता है। तो मल्टीपल इनपुट क्यूज़ के अंदर ये मसला होगा कि लेट्स से एक प्रोसेस आती है, बेस्ट फिट लगता है, वो कहते हैं कि ठीक है पार्टीशन 1 में इसने जाना है। अब वो पार्टीशन 1 की क्यू में लग जाता है। इसी तरह अगली आती है वही पार्टीशन 1 में चली जाती है, अगली आती है वही पार्टीशन 1 में आ जाती है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर रैम के अंदर जगह खाली है, लेकिन मतलब पार्टीशन 3 पूरी खाली पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये छोटी छोटी जो प्रोसेसेस हैं ना वही आके ना बस क्यू में लगी हुई है कि नहीं मैंने इसी वाली में जाना है, जबकि जगह अवेलेबल है। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे अगर हमें कहा जाए कि मल्टीपल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सिंगल इनपुट क्यू अगर हम यूज़ कर लें कि ठीक है यार कोई आती है, सबसे पहले एक क्यू है इनकी जगह आती है, उसके अंदर जो फ्रंट पे है वो देखती है कि मुझे कौन सी वाली में जाना है, अगर अवेलेबल है तो चली जाती है, अगर नहीं है तो वो बैक पे स्किप होके पीछे चली जाती है। ये एक अगर हम इस तरह का सिस्टम बना लें तो इसके अंदर मसला आ जाएगा स्टारवेशन का, कि हो सकता है कि वो एक ही प्रोसेस बार बार पीछे चलती जाए, क्योंकि उसके लाइक साइज़ के लिहाज से कोई मसला हो रहा हो और वटेवर। वैसे होता बहुत कम है, लेकिन उन्होंने स्टारवेशन का भी मसला किया हुआ था, मुझे नहीं समझे किस तरह से, लेकिन कुछ इस तरह से ही हो रहा होगा। उसके अलावा दूसरा मसला ये है कि अगर हम स्किपिंग वाला काम ना करें, अगर हम ये करें कि चलो ठीक है बेस्ट फिट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल, मतलब लेट्स से पार्टीशन 1 अनअवेलेबल है, बिजी है, तो हम इसके अंदर से बेस्ट फिट निकाल लेंगे। अगर हम इस वाले अप्रोच को फॉलो करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी आ जाएगी। तो ये कुछ मसले हैं सिंगल इनपुट और मल्टीपल इनपुट क्यूज़ के अंदर, लेकिन हम यूजुअली प्रॉब्ली सिंगल को ही प्रेफर करेंगे। तो उसके अलावा प्रोसेस ग्रोथ के बारे में कुछ बातें हैं कि प्रोसेस ग्रो कैसे करती है। अगर प्रोसेस की एडजेसेंट कोई होल हो तो वो बस ग्रो कर जाती है और वो होल भी कंज्यूम कर लेती है। अगर क्या नाम है अपना, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा होल नहीं है तो वो बकाया रैम में देखेगी कोई ऐसा होल है जिसके अंदर उसका करंट साइज़ प्लस जितना वो ग्रो करना चाह रही है उतनी जितनी कैपेसिटी हो, तो फिर वो वाले होल में जाके मूव हो जाती है और अपनी ओरिजिनल लोकेशन खाली छोड़ जाती है प्रोसेस। ये एक है। उसके अलावा अगर कोई और होल भी अवेलेबल नहीं है तो या तो आप वेट करते हो जब तक कोई होल अवेलेबल नहीं होता, अपनी प्रोसेस ग्रोथ को रोक लेते हो, या फिर आपको किल कर दिया जाता है कि यार आप बड़े अजीब हो, ग्रीडी है, मैं नहीं आपको दे रहा। तो ये कुछ प्रोसेस ग्रोथ इस तरह से होती है। अब हमने ट्रैक रखना होगा यूजुअली कि कौन सी वाली जगह एलोकेटेड है, कौन सी नहीं है। आपको सुन के पता चल ही गया होगा कि मतलब जैसे यहाँ पे भी थी, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ होल है कहाँ होल नहीं है। तो उसके लिए हम बिट मैप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ और अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कि हर आपके पास बस एक बिट स्ट्रिंग होगी, मतलब 101011111011, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1 का मतलब ऑक्यूपाइड है, 0 का मतलब होल है। तो इस केस के अंदर एक बिट की जो है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है एक पूरी लाइक क्या नाम है पार्टीशन के साथ, या एक पूरी हाँ बस पार्टीशन ही सही है, समझ आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके साथ। तो अब इसके अंदर मसला ये आएगा
कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रोसेस का है ये तो पता चल रहा है कि होल कहाँ पे है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि अगर ओवरलैपिंग प्रोसेस है, मतलब लेट्स से यहाँ के ऊपर इस एरिया के अंदर ये P1 है और इस पॉइंट के बाद P2 शुरू हो जाती है, राइट, लाइक कुछ इस तरह से है। आपको पता नहीं चलेगा कि P1 कहाँ पे ख़त्म हो रही है, P2 ख़त्म हो रही है, सिर्फ ये बिट स्ट्रिंग देख कर। तो आपको उसके लिए भी कोई और एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर बस एक ड्रॉबैक है। तो मतलब अगर P1 रिलीज़ होती है तो मुझे नहीं पता कि मैंने ये वाले ज़ीरो ये वाला तो मैं कर लेता हूँ ज़ीरो, क्या आगे वाला करना है या नहीं करना। अब ये भी तो हो सकता है कि इस तरह से हो कि ये एक्चुअली P2 का हो, ये आइडिया बेसिकली। तो ये इसके अंदर फ्लॉ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लिंक लिस्ट के साथ कर लो यार। तो उसके अंदर एक इज़ का होगा कि इज़ अ प्रोसेस, मतलब ये जो पार्टीशन है ये प्रोसेस है या होल है। तो ये हो गया, PID डाल दो लेट्स से, और होल के लिए आपको इम्पॉसिबल सी PID डाल दो -1 की तरह, इस तरह से कर लो। और हर किसी की आप बेस डाल दो और उसकी लेंथ डाल दो, रन लेंथ। मतलब इस केस के अंदर लेट्स यहाँ पे अगर मैंने इस वाले रीजन को मैप करना हो वही P1 P2 के लिए, तो मैं इस तरह से करूँगा कि प्रोसेस 1, ये सबसे पहली बात ये प्रोसेस है, उसके अलावा 0 से शुरू हो रही है, और लेट्स से ये पहले 2 बिट्स जो हैं ये वाले हैं ये प्रोसेस 1 के हैं, अगले जो हैं वो अगली प्रोसेस के हैं, अगले 2 बिट्स, या लेट्स से अगले 3 बिट्स। तो ये रन लेंथ आ गई नीचे, ये रन लेंथ हो गई, ये स्टार्टिंग लोकेशन हो गई, और ये हो गया कि है क्या। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं पेजिंग के ऊपर। अब पेजिंग जो है उसके लिए हम ये करते हैं कि ना अपनी पूरी रैम को ना इक्वल चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं बाइट्स के, लेट्स से 1024 बाइट्स और समथिंग, और उनको हम कहते हैं फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो ये 0 1 से 7 तक फ्रेम्स हो गए आपके। और इसका मकसद ये होता है कि हम नॉन कंटिग्यूसली चीज़ें स्टोर कर सकें। अभी तक हम सारी बात कर रहे थे कंटिग्यूस मेमोरी के, लेकिन वही वाली बात ना कि अगर हमने एक प्रोसेस को ग्रो भी करवाना है, उसके अंदर कुछ मसले आते हैं ना कंटिग्यूस के अंदर। अगर एक प्रोसेस को ग्रो कराना है तो आपको बड़ा सा होल चाहिए होगा, बार बार रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लेट्स से इस तरह से कुछ है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। P1 ने ग्रो करना है, उधर इतनी छोटी सी जगह है कि उसकी ग्रोथ हो सके, यहाँ पे इतनी पार्टीशन है, तो मैं ये भी P1 को देना चाह रहा हूँ। लेकिन कंटिग्यूस के अंदर वो एक्सपेक्ट करता है कि एक बेस होगी, एक लिमिट होएगी, तो वो या तो इधर तक आ जाएगी या फिर यहाँ पर P2 पूरा कवर हो जाएगा, वो भी नहीं हम चाहता। तो इसका जो हल है वो है कि नॉन कंटिग्यूस मेमोरी आप कर लो। तो नॉन कंटिग्यूस मेमोरी के अंदर हम फ्रेम्स बना लेते हैं और वो फ्रेम्स असाइन कर लेते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो यहाँ पे जो ग्रेड आउट पेजेस हैं वो एक प्रोसेस को हमने दिए हुए हैं, उसके डिफरेंट पेजेस को। अब पेजेस क्या होते हैं, एक्चुअली मेमोरी के अंदर यही पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर पहला जो हिस्सा था वो वहाँ पे कोई इंट मेन डिफाइन हुआ हुआ है, कोई फंक्शन डिफाइन हुए हुए हैं, उसके बाद अगला कोई फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, उसके बाद कोई फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे तो पता ना मेरे दिमाग में कि मेरा प्रोग्राम इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, चाहे वो इस तरह से पड़ा हो। एक एब्स्ट्रैक्टली स्पीकिंग प्रोग्राम इस तरह से है, राइट। तो इस लॉजिकल मेमोरी को मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सारे एड्रेसेस इस तरह से ना ऑफसेट की बेसिस के ऊपर वगैरह, तो हम चाहते ही हैं कि उसको हम किसी तरह से फ्रेम के ऊपर मैप कर सकें। तो उसके लिए हम पेज टेबल यूज़ करते हैं। तो पेज 0 के अंदर कोई चीज़ होएगी, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ मैं यार इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो पेज 0 ऑफसेट जो भी बन रहा है उस पेज का, तो हमें पता चलेगा पेज 0 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रेम 1 है, तो मैं फ्रेम 1 में जाके उस लोकेशन को गेट कर लूँगा। ये तो ये जो लॉजिकल मेमोरी है ये बस एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक इल्यूजन है जो हमें नज़र आ रही है। जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो आपको ये लगता है ना कि आपकी ही मेमोरी है, खाली सीधी कंटिग्यूस, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली बैकएंड में ये हो रहा होगा कि पेज टेबल्स वगैरह बने होंगे। तो ऐसे तो काफ़ी लोगों को पहले ही पता होगा थोड़ा सा सरफेस लेवल के क्या होता है, इसलिए आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। कि लॉजिकल एड्रेस को हम P और D वाले तरीके से हम लिखते हैं कि यहाँ पे पेज आ जाता है, पेज नंबर, फिर हम उसका ऑफसेट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम नंबर होता है और ऑफसेट होता है, वो हो सकता है। D एज इट इज़ आ जाता है, पेज टेबल के थ्रू जाके कन्वर्ट होके आता है, राइट। बड़ी सिंपल सी बातें, इसमें कुछ खास है नहीं। तो सवाल जो आते होते हैं,
मैथ वगैरह वाला है, तो उसके अंदर क्या है, अगर हमें कहा जाए कि फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट गेट करो और आपको खाली यही दो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि रैम साइज़ इतना है और पेज साइज़ इतना है, तो सबसे पहली बात 1024 वर्ड्स, अब मुझे नहीं पता वर्ड साइज़ कितना है, हम चाहते हैं ये बाइट्स में हो, राइट, या कोई गीगाबाइट्स या एमबी या कुछ इस तरह से हो। अब मुझे पता नहीं वर्ड्स कितने साइज़ के हैं, तो यूजुअली सवाल के अंदर डिफ़ाइन किया होगा कि वर्ड साइज़ कितना है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो उस केस के अंदर आप उसको हम मैंने मैम से जब पूछा था, हमारी मैम वैसे हमेशा गलत बातें बताती रहती हैं, लेकिन अगर आपने फॉर सम रीज़न मैम ने वो आपको ट्रस्ट करना है, इतने बुरे दिन आ गए हैं, तो आप अस्यूम कर लो कि वर्ड जो है वो 2 बाइट्स है। ऑब्वियसली मॉडर्न कंप्यूटर्स में 2 बाइट्स बिल्कुल भी नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, बट स्टिल आप अपनी असम्पशन लिस्ट कर दो कि मैंने ये अस्यूम किया कि वर्ड्स इतने बाइट्स के हैं, और आप फिर उधर से काम करते रहो। तो पहले हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। तो हमें पता चला कि ये 2 पावर 11 बाइट्स बन रहे हैं, और पेज साइज़ जो है वो 2 बाइट्स है। तो अब हमने अगर बताना हो कि एड्रेस का साइज़ कितना होगा, टोटल एड्रेस का साइज़ कितना होगा, तो रैम के अंदर 2 पावर 11 बाइट्स हैं। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक बाइट को रेफरेंस करना हो यूजिंग अ नंबर सिस्टम विद बेस 2, तो मुझे 11 चाहिए, 11 डिजिट्स चाहिए। अब इसके बैक एंड पे मैथ काफ़ी सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, वैसे मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है कि ये नंबर ऑफ़ पॉसिबल एड्रेसेस हैं जो आपने रिप्रेजेंट करने हैं, और आपको पता है कि आपका जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसके अंदर आप 1s and 0s ही लिख सकते हो, 2, तो यहाँ पे बेस 2 हो गई, और हमने बेस 2 के अंदर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये इस तरह से समझ रहा है गैस, खैर वटेवर, मैंने बड़ी गंदे तरीके से बताया, बट हु केयर्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम एड्रेस साइज़ जब निकालेंगे तो इसीलिए हम log base 2 रैम साइज़ कर लेंगे। अगर ये कोई डेसिबल में आ रहा होगा ना, लेट्स से 11.1 11.05, तो हम सीलिंग लगा देते हैं, क्योंकि उसका यही मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा है इस 11 के साथ, 11 बिट्स के साथ कुछ नहीं भी हो रहा है रिप्रेजेंट, तो उस केस के अंदर आपको 12 पे ही जाना पड़ेगा, चाहे मोस्ट केसेस के अंदर वो 0 हो। तो ये एड्रेस साइज़ हो गया। उसके अलावा ऑफसेट निकालना हो तो वो भी बड़ा सिंपल है कि आप पेज साइज़ का log base 2 कर लेते हो, क्योंकि पेज के अंदर जितने बाइट्स हैं आपने उन सबको एड्रेस करना होगा, राइट। लेट्स से पेज के अंदर 2 बाइट्स की जगह 4 बाइट्स था, तो 4 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को आपने एक्सेस करना होगा, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो 2 बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये वो वाली चीज़ है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं इंफॉर्मेशन के पीसेस, आप इनको इस्तेमाल करके log base 2 लोगे तो आपको एक्चुअली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है एड्रेसेस के बारे में। तो एक टोटल जो अगर आपने बाइट को एड्रेस करना है तो आपको टोटल जो एड्रेस होएगा इंक्लूडिंग फ्रेम इंक्लूडिंग ऑफसेट, तो वो 11 बिट्स पे जाएगा, जबकि अगर आप खाली ऑफसेट की बात करते तो वो एक बिट का होगा। अब ऑब्वियसली अगर है ही आपके फिजिकल एड्रेस के अंदर F और D, तो आप सीधा सीधा ही भी कह सकते हो कि ठीक है 11 - 1 10 हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल अपना तरीका भी होता है। लेट्स से आपने अगर पहले D नहीं निकाला, आपने पहले F निकाल लिया, तो F निकालने का क्या तरीका है? F निकालने के अंदर यही है कि आप पहले फ्रेम काउंट देखते हो कितना है, और उसके बाद फ्रेम काउंट को आप देख लेते हो कि बेस 2 में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फ्रेम काउंट निकालने की आपके लिए आप बस रैम साइज़ को डिवाइड कर दो पेज साइज से, और सीलिंग ले लोगे यूजुअली, वैसे तो सीलिंग नहीं लेने की ज़रूरत, बट हाँ सीलिंग ही लेनी पड़ेगी इस केस के अंदर नहीं, लेकिन जनरली स्पीकिंग। तो पहले आप बस रैम को नंबर, अच्छा पेज साइज़ और फ्रेम साइज़ बराबर होता है ना ऑब्वियसली, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, तो इसलिए ये अप्रोच काम करती है। तो आप डी फिर इसी तरीके से 1 निकाल सकते हो या एक्चुअल तरीके से। तो ये कुछ तरीके हो गए चीज़ें निकालने के। अब हमने लॉजिकल एड्रेस के बारे में बात करनी है। लॉजिकल एड्रेस के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपको XYZ साइज़ की रैम दी गई है, आपको इस साइज़ की पेज साइज़ दिया गया है, और आपको प्रोसेस साइज़ बता दिया। अच्छा, ये पहले वाले नंबर्स वही हैं, मतलब जो रैम साइज़ था वो वही रैम पे हम काम कर रहे हैं, वही पेजिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उतनी ही पेजिंग हुई हुई है। अब हम बस बात कर रहे हैं कि प्रोसेस आपको एक दी हुई है, उसका बताया हुआ इतना साइज़ है, तो तब आपने इस प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को रेफरेंस करने के लिए जो लॉजिकल एड्रेसेस चाहिए होंगे उनका क्या फॉर्मेट होगा। तो डी तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना पेज साइज से, तो डी ही रहेगा क्योंकि ऑफसेट ही रहता है। लेकिन अगर हमने पी निकालना तो हमें पहले पेज काउंट चाहिए होगा। तो पेज काउंट निकालने के लिए
आप प्रोसेस साइज़ डिवाइडेड बाय पेज साइज़ करते हो। उधर हम रैम डिवाइड बाय वो कर रहे थे पेज साइज़, यहाँ पे हम प्रोसेस साइज़ डिवाइड बाय पेज साइज़ कर रहे हैं। नॉट दैट डिफिकल्ट, वही वाली बात है। फिर हमने उसको 2 की पावर की टर्म्स में लिख लिया ताकि हम जब लॉग लें हम काफ़ी कन्वीनियंटली लिख सकें। तो पी का हमने फिर से लॉग बेस 2 लिए, सॉरी पी के लिए हमने लॉग बेस 2 लिया ऑफ पेज काउंट, ताकि हम तमाम पेजेस को किस तरह से बेस 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने बिट्स को यूज़ करके, तो वो बता सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका लॉजिकल एड्रेस जो है ना, कम्प्लीटली स्पीकिंग वो होगा 8 बिट्स का, यानी 1 बाइट का, जिसके अंदर पहले 7 बिट्स होंगे पेज नंबर के लिए और आखिरी जो होगा वो ऑफसेट होगा। अब काफ़ी सवाल आते हैं पेज टेबल साइज़ का। तो पेज टेबल साइज़ जो है उसके लिए क्या सीन है, रैम साइज़ दिया हुआ है आपको, पेज साइज़ दिया हुआ है और प्रोसेस साइज़ दिया हुआ है। तो रैम साइज़ 2 GB, पेज साइज़ 4 किलोबाइट्स, प्रोसेस साइज़ 3 MB। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना, अच्छा हाँ, एक बात है आगे जाने से पहले, इन सब का रिवर्स भी हो सकता है। ये जब मैंने सारी बातें की ना, हो सकता है आपको लॉजिकल एड्रेस दिया और आपसे कहा जाए कि अब रैम का साइज़ निकालो और प्रोसेसर का साइज़ की लाइक वर्चुअल एड्रेस स्पेस एस्टिमेट करो। तो उस केस के अंदर आप बस उल्टा कर दोगे, यहाँ पे लॉग बेस 2 करे तो उधर 2 पावर ऑफ p कर दोगे, ये है बस। तो इसी तरह से पिछले वाले के अंदर भी, फिज़िकल वाले के अंदर भी हो सकता है कि आपको f और d दिया और आपको कहा जाए कि रैम का बताओ, इसके अंदर आपका प्रोसेस का कहा जा सकता है, तो उल्टा भी हो सकता है। एनीवेज, पेज टेबल साइज़ के अंदर हमें एक 2 GB की रैम दी हुई है, ठीक है, और 4 KB का पेज साइज़ दिया हुआ है और 3 MB का प्रोसेसर। अब इसको पहले मैं लाइक स्टैंडर्डाइज कर लेता हूँ, एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो पता चलता है लाइक 2 पावर 30 वगैरह, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 20 वगैरह बन रहे हैं, इस तरह से कुछ है। तो सबसे पहले मैं जो मुझे दिल किया मैंने पकड़ ली रैंडम चीज़। तो अब मुझे पता है कि पेज टेबल के अंदर क्या क्या होता है। पेज टेबल के अंदर हर पेज के लिए एक एंट्री होगी, तो वर्टिकल स्पेस तो के लिए मुझे पेज काउंट चाहिए होगी अपनी प्रोसेस की। तो एक नेसेसरी अननोन है पेज काउंट, या NP हम इसको कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है, हर पेज टेबल एंट्री में क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है ना। ऑब्वियसली कुछ स्पेशल बिट्स भी हो सकते हैं, डर्टी बिट वगैरह, रेफरेंस बिट वगैरह, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो बस फ्रेम होगा, तो हमें लाइक इसका भी पता चल गया, हॉरिजॉन्टल स्पेस जितनी है इसकी वो f है। तो अगर मैं f मल्टीप्लाइड बाई NP करूँ ना, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि पेज टेबल का पूरा साइज़ कितना है। तो ये मेरी अप्रोच है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार मेरे पास रैम दी हुई है और मेरे पास पेज साइज़ भी है, जिस तरह से मैंने पहले फिजिकल एड्रेस निकाला था मैं उस तरह से f निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो रैम साइज़ डिवाइड बाय पेज साइज़ मुझे देगा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, फिर उसके मैं लॉग बेस 2 करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 18 बिट्स के अंदर फ्रेम रिप्रेजेंट हो रहा। अब 18 बिट्स के अंदर आप कर नहीं सकते इसको, आप क्योंकि मेमोरी होती है बाइट एड्रेसेबल। तो इसको किस लाइक हम या तो कहेंगे कि पेज टेबल की एक एंट्री जो है उसका साइज़ या तो 2 बाइट्स होगा या 3 बाइट्स होगा, या इस तरह से कुछ होगा। ये नहीं हो सकता कि मतलब 2.7 बाइट्स हो रेट है, जो कि इस केस में हो रहा। तो यहाँ पे हम f तो रख ही रहे हैं, लेकिन साथ कुछ अलाइनमेंट के लिए भी बिट्स रख लेंगे जिनका एक्चुअली कोई पर्पज़ नहीं है सिवाय ये कि वो बाइट एड्रेसेबल रहे मेमोरी अलाइनमेंट करने के लिए, ताकि अगली वाली एक अगले बाइट पे जाके शुरू हो। तो यूजुअली यहाँ पे हम MSB में रखेंगे ऑफसेट, वो क्या नाम है, ये बाइट अलाइनमेंट के लिए कर लेंगे और यहाँ पे हम f रख लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। और अगर इसी तरह से सवाल के अंदर कोई स्ट्रेटजी होती है कि स्पेशल बिट्स वगैरह भी रखना है तो वो इस तरह से आ जाता है, तो पेज टेबल आपका इस तरह का बन जाता है। खैर, इस केस के अंदर अब हमें पता है कि ये जो है पेज टेबल एंट्री का जो साइज़ है उसको हमने NP से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा पूरे पेज टेबल का साइज़ कितना। तो उसके लिए हमें पहले इसको बाइट अलाइन करना पड़ेगा पेज टेबल एंट्री साइज़ निकालने के लिए। तो 18 बिट्स तो कुछ नहीं होता, 16 बिट्स होते हैं 2 बाइट्स, उसके अलावा 24 बिट्स होते हैं 3 बाइट्स। तो हम इसको नियरेस्ट ग्रेटर वाले पे लगा लेंगे, मतलब डिवाइड बाय 8 सील करके, तो आपको पता चल जाएगा कितने करना है। तो ये हो गया पेज टेबल एंट्री साइज़। अब आपको पेज टेबल एंट्री साइज़ पता चल गया, मैंने यहाँ पे लिख लीजिए पेज टेबल एंट्री साइज़ इज़ नोन। अब मैं आ जाता हूँ पेज काउंट की तरफ। पेज काउंट भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोसेस साइज डिवाइड बाय पेज साइज़ एंड देयर यू गो, फिर पेज टेबल साइज आपका निकल गया, बस इनको मल्टीप्लाई करके। अब
ये तो पेज टेबल की बातें होंगी ना कुछ। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हार्डवेयर वगैरह के। अब अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें ना पेज टेबल को, सॉरी किसी भी मेमोरी एड्रेस को, किसी लॉजिकल एड्रेस को देते हैं और हमने उसकी कोरस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन करनी है एक्सेस, तो मसला ये आएगा कि मुझे प्रॉब्ली पहले यहाँ पे जाना चाहिए, ये डायग्राम इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। हाँ ये वाले। तो ये जो पेज टेबल है कहाँ पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है ना। तो एक मेमोरी एक्सेस होएगा जिसके अंदर हम पी के कोरस्पॉन्डिंग वाले फ्रेम को गेट करेंगे, तो ये एक यूनिट ऑफ टाइम है। और उसके बाद फिर जो नया हमें एफ़ मिला है उसकी बेसिस पे जो हमने एड्रेसिंग करनी है ये एफ डी करके, तो वो जो है वो भी एक मेमोरी एक्सेस है। तो आप एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए एक्चुअली दो मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, और आपको पता ही है मेमोरी एक्सेस इज़ रिलेटिवली स्लो, इसलिए हम कैश वगैरह रखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बनाई गई जिसको कहते हैं टेबल लोकेसाइड बफर या TLB। अब TLB जो है ना TLP से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये यूज़फुल है। अच्छा नहीं, खैर सबसे पहले ना ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, सही है। और इसके अंदर किसी एक प्रोसेस के नहीं पड़े होंगे, मल्टीपल प्रोसेस के एक साथ पड़े होंगे। और ये उस तरह से अरेंज भी नहीं है कि मुझे पता है कि जीरो इंडेक्स के ऊपर पेज जीरो का होगा, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, लाइक किस पेज के लिए फ्रेम नंबर मैं लिख रहा हूँ, किस प्रोसेस के लिए लिख रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे ना मल्टीपल कॉलम्स होंगे, और ये इसके अंदर सर्चिंग करनी पड़ेगी। उसके अंदर सर्चिंग नहीं करनी पड़ती ना, उसके अंदर आपको पता होता है, आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो कि ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर पेज ज़ीरो होगा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पेज इतना होगा, आपको फ्रेम साइज़ भी पता होता है। तो TLB जो है वो उसके ये थोड़ा सा है कि इसके अंदर ये सर्चिंग वाली चीज़ आ जाती है, लेकिन वो हार्डवेयर बेस्ड सर्चिंग होती है, उसके अंदर ज़्यादा तेज़ तरीके से सर्चिंग होती है, उसके अंदर आपको कोड वगैरह वाला काम नहीं करना पड़ता। ये एक कम्प्लीटली हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर कोई एक्चुअल सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं हो रही। तो TLB जो है उसके अंदर जो चीज़ें स्टोर होंगे वो पेज नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होंगे, और ये वो पेजेस के लिए होगा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड है, सारों के लिए नहीं होगा, क्योंकि TLB तेज़ होती है मेमोरी से लेकिन स्लो होती है, ये बेसिकली कैश की तरह। तो आप सबसे पहले अब जाओगे, आप सबसे पहले अपनी TLB को चेक करोगे, क्योंकि TLB इज़ क्विकर देन मेमोरी। तो TLB एक्सेस आप करोगे, आप देखोगे कि पेज नंबर मिला। अगर TLB मिस हो गया, यानी पेज नंबर कोई मिला ही नहीं है, मतलब उस पेज नंबर के अगेंस्ट एंट्री नहीं पड़ी हुई आपके TLB के अंदर, तो आपको मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। तब जाके फिर आपकी वो डबल वाला काम होगा कि दो बार आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हो। वरना ये होगा बेस्ट केस के अंदर कि आप जाते हो, आपको मिल जाती है, तो आपको मेमोरी एक्सेस खाली एक बार करना पड़ा, और TLB जो है बीच में हल्का सा है, वो नेग्लिजिबल सा अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। तो अगर हम इसकी टाइम एस्टिमेशन की बात करें, तो हिट रेशियो और मिस रेशियो की टर्म्स अगर हम डिफाइन करें तो ये है कि अगर T टाइम टेकन बाय रैम है और लोअर केस T टाइम टेकन बाय TLB है फॉर TLB एक्सेस, तो आपको एक मेमोरी लोकेशन को गेट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा हिट रेशियो इनटू सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल केस के अंदर कितना टाइम लगता है, और मिस रेशियो इनटू फेलियर वाले केस के अंदर कितना टाइम लगता है। अब ऑब्वियसली सक्सेसफुल केस के अंदर आप एक बार ये क्या नाम है TLB को एक्सेस करोगे, एक बार आप एक्सेस कर लोगे मेमोरी को। लेकिन मिस रेशियो वाले केस के अंदर आप एक बार पहले TLB को एक्सेस करोगे, मिस होगा, फिर आप पहले एक्सेस करोगे उसके लिए फ्रेम नंबर के लिए, उसके बाद आप दूसरी बार एक्सेस करोगे मेमोरी को एक्चुअल वो FD वाले एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये फेच टाइम के बारे में बातें हो गई। अब टर्मिनोलॉजी है कुछ हल्की फुल्की की, एक फ्री फ्रेम लिस्ट भी होती है मेंटेन की हुई, जिसके अंदर बस बताया होता है कि कौन से फ्रेम्स फ्री हैं रैम के अंदर, ठीक है, वो बस एक लिंक लिस्ट होती है। उसके अलावा एक है पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर PTBR, वो जो है ना वो पेज टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे मल्टीपल पेज टेबल्स भी होते हैं, हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल हमें पता ही है, वैसे होता ही है। तो मल्टीपल पेज टेबल्स होते हैं, तो उसको हैंडल से कहते हैं कि रजिस्टर में हम उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस रजिस्टर बना लेते हैं, और उसकी भी फिर हम लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि इतना है आपका पेज टेबल। अच्छा जी, तो मल्टी लेवल पेजिंग जो होती है उसके अंदर आपको हल्का फुल्का रफ आइडिया पहले ही होगा
तो मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से सवाल से ही समझी जा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कंसिडर सिस्टम यूजिंग मल्टी लेवल पेजिंग स्कीम, द पेज साइज इज 16 किलोबाइट्स, द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड वर्चुअल एड्रेस इज 48 बिट्स लॉन्ग, द पेज टेबल एंट्री साइज इज 4 बाइट्स। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने करना है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेज टेबल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने लेवल्स ऑफ पेजिंग चाहिए, राइट? क्योंकि फंडामेंटल आइडिया यही है ना कि हमारा पेज टेबल फ्रेम साइज से ज़्यादा हो जाता है और हम चाहते हैं कि ये ना हो, हम चाहते हैं कि हर चीज़ फ्रेम के अंदर पूरी आ जाए, तो हम डिफरेंट फ्रेम्स में बांट देते हैं। अब हम कंसिडर जो डेटा दिया हुआ उसकी कंसिडर करते हैं कि पेज साइज़ जो है आपका 16 किलोबाइट्स है, वर्चुअल एड्रेस की लेंथ 48 बिट्स है और पेज टेबल की एक एंट्री का साइज़ 4 बाइट्स है। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट? तो अब हम सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस, अगर हमें पता तो हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं, राइट? तो उससे हमें पता चलता है कि 256 टेराबाइट्स की एक प्रोसेस है। अब इस इंफॉर्मेशन का मैंने क्या करना है, इसको मैंने पेज करना है, राइट? इस प्रोसेस को मैंने पेज करना होगा, तो उसका पहला पेज टेबल तो बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप बस आपने पेज टेबल का साइज़ निकालना है। ये सवाल अभी हमने पहले किया था, पेज टेबल साइज़ निकालने वाला। तो नंबर ऑफ़ पेजेस निकाल लिए। वो किस तरह से, आपको पता है कि टोटल सॉफ्टवेयर कितने साइज़ का है, उसको डिवाइड कर दो पेज साइज़ से और फिर आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ़ पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। अब नंबर ऑफ़ पेजेस पता चल गए हैं, पेज टेबल एंट्री साइज़ पहले की दी हुई है, तो अब आप पेज टेबल साइज़ बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो आपको इस तरह से पता चल गया कि 64 GB का पेज टेबल होगा इसका, जबकि आपका एक पेज जो है यानी एक फ्रेम जो है उसका साइज़ सिर्फ और सिर्फ 16 किलोबाइट्स है। अब ऑब्वियसली आप एक फ्रेम में इसको नहीं डाल सकते, तो आप इसको ना एक इस पेज टेबल को ना इस तरह से डील करोगे जिस तरह से वो एक प्रोसेस है। वो मेमोरी में पड़ी तो होगी, पूरा पेज टेबल पड़ा तो होगा, लेकिन वो भी फ्रेम्स में डिवाइड हुआ हुआ और वो भी डिफरेंटली नॉन कंटिग्यूस फॉर्म में। अब हमने अब इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे ये जो PTS1 है ना, ये प्रोसेस का साइज़ है, मतलब पेज टेबल साइज़ 1 प्रोसेस के साइज़ की तरह में ट्रीट करना है और फिर हमने बात करनी है। तो मैंने बस नेम कर दिया यहाँ पे कि जो पहला जो टेबल अभी हमने देखा है जो प्रोसेस के लिए है उसको PT1 कह रहे हैं, और जो पेज टेबल हमारे पेज टेबल 1 के लिए बनाया गया उसको हम PT2 का नाम दे रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ अगर हम बात करें पेज टेबल 2 के अंदर, तो वो क्या होंगे, यानी नंबर ऑफ़ पेजेस यूज्ड टू पेज टेबल साइज़ 1 कितने होंगे। तो पेज टेबल साइज़ 1 डिवाइड बाय पेज साइज़, मतलब आपके पूरे टेबल का जितना साइज़ है उसको अगर आप फ्रेम के साइज़ से डिवाइड कर दो आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स चाहिए होंगे। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं। नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को पता चल जाएगा कि पेज टेबल में एंट्रीज़ कितनी होंगी, तो वो उतनी होंगी। तो इस तरह से हमने 2 power 22 एंट्रीज़ निकाल लिए। अब उसके बाद पेज टेबल एंट्री साइज़ तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि F की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, फ्रेम तो फ्रेम ही रहना, फ्रेम उतना ही है, फ्रेम काउंट उसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 power 24 बाइट्स यानी 16 मेगाबाइट्स पता चलता है कि सेकंड पेज टेबल बन रहा है। अभी भी आपका जो है ना लाइक आउटर पेज टेबल वो आपके इनर पेज टेबल को तो कर रहा है किसी तरीके से पेज, लेकिन वो ख़ुद लाइक एक सिंगल फ्रेम में नहीं आ सकता। तो आप इसको मज़ीद सब डिवाइड कर लोगे, तो हम पेज टेबल 3 बना लेते हैं जो पेज टेबल 2 को पेज करेगा। तो पेज टेबल 2 को भी हम उसी तरह से डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट फ्रेम्स, ठीक है? और इससे हमें पता चलता है कि 2 power 10 टोटल पेजेस बनेंगे पेज टेबल 2 को पेज करने के लिए। फिर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके तीसरे पेज टेबल का साइज़ निकालते हैं और हमें पता चलता है कि 4 किलोबाइट्स जगह लेगा। तो फाइनली हमें पता चल गया कि यूँ 3 लेवल्स ऑफ पेजिंग होंगे। इसकी एग्जांपल अगर देखें एक, तो वो इस तरह से होगा कि प्रोसेस आपकी रैम में पड़ी हुई है, राइट साइड पे देखना आपने, बड़ी गंदी स्लाइड है वैसे, मैंने बिना वजह इसको W समझा था, शिट NW यार। तो यहाँ पे प्रोसेस है आपकी पड़ी हुई, उसके बाद जो पहला पेज टेबल PT1 था वो पड़ा हुआ है, फिर PT2 पड़ा हुआ है और फिर PT3 पड़ा हुआ है। ये हुआ, ठीक है? तो अब इतनी बात हो गई, हमने सॉल्व कर लिया। अब हम
सवाल का दूसरा हिस्सा करते हैं। हमें पता चल गया कितने लेवल्स ऑफ पेजिंग चाहिए, 3 लेवल्स ऑफ पेजिंग चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा हुआ था कि एड्रेस का फॉर्मेट क्या होगा। तो एड्रेस का फॉर्मेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि पेज टेबल्स 1 और 2 जो हैं, ठीक है, एक सेकंड पहले हम क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में मैंने पहले क्या किया था, हाँ ठीक है वही है। पेज टेबल 1 और 2 जो है ना हमारे, वो जो है पूरे पूरे फ्रेम में उनका एक पेज आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने पेज टेबल 1 को भी मज़ीद पेज किया हुआ है। तो पेज टेबल 1 की डिवीज़न जो है वो एक पूरा पेज ऑक्यूपाई कर रही है। वो जो अगर मैंने किसी फिर एक के अंदर देखना है कि कितने पेज टेबल एंट्रीज़ हैं, मतलब इसको विजुअली दिखाना ही ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब मैंने बताना कि पेज टेबल 0 के पेज 0 के ऊपर कितनी एंट्रीज़ हैं, कितने फ्रेम्स की तरफ लाइक इशारा किया गया। तो ये निकालने के लिए मुझे इसको बस डिवाइड कर देना है बाय पेज साइज़, ठीक है। कहाँ गया ईच पेज टेबल, हाँ, तो इससे पता चला कि 2 पावर ऑफ 12 पेजेस हैं। अब 2 पावर 12 पेजेस हैं तो आपको पता चल गया कि इसको लॉग बेस 2 लेंगे तो ये 12 हो गया। लेकिन पेज टेबल 3 जो है ना वो इनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर ना वो पूरा फ्रेम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। फ्रेम साइज़ आपका है क्या नाम है 16 किलोबाइट्स, जो कि पेज टेबल ही आपको पूरा 4 किलोबाइट्स का। तो इसके अंदर ना हम उसको चूज़ करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ अब निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जहाँ पे हम पहले पेज साइज़ को डिवाइड कर रहे थे पेज टेबल एंट्री साइज से, उसकी जगह हम पेज टेबल साइज़ को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ निकाल लोगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ पता चल गई तो आगे से आपने बस लॉग लेना है, पता चल गया। और डी तो आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से निकाल सकते हो, पेज साइज़ दिया हुआ है। अब इसका फिर फाइनल आंसर ये बनता है कि पहले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 10 बिट्स होंगे वो आउटर मोस्ट पेज टेबल वाली लेयर को करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो जो है आपको बताएगा किस आउटर पेज टेबल 1 वाली सब डिवीज़न को देखना है। फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने P2 को यहाँ पे करना है और इसमें से सिलेक्ट करना है P2 कौन सा, राइट। और उसने फिर ये वाला देख लिया एटसेट्रा एंड सो ऑन। इतना मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है, वही एक चीज़ रिपीट हुई जा रही है बार बार। तो एड्रेस फॉर्मेट, अच्छा अब कुछ टर्मिनोलॉजी है कि मल्टी लेवल पेजिंग को हम फॉरवर्ड मैप्ड पेज टेबल भी कहा जाता है, इसको मल्टी लेवल पेज टाइप शिट को, क्योंकि फॉरवर्ड मैपिंग हुई भी है ना, आपको नज़र आ रही है, विजुअली नज़र आ रहा है आपको। अच्छा एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, अच्छा TLBs जो होते हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस के भी हो सकते हैं, मल्टीपल पेजेस के भी हो सकते हैं। तो वो जो सारी क्वालिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है ना कि ये जो मैं आगे फ्रेम लिखा हुआ है ये इस प्रोसेस आईडी का इस पेज है, ये पेज है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है ना कलेक्टिव रेफर करने के लिए, तो वो एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर है कि किस एड्रेस स्पेस की बात हो रही है। उसके बाद फ्री फ्रेम लिस्ट है, वो मैंने पहले भी बात कर ली हुई है कि बस एक लिस्ट मेंटेन की जाती है। फिर पेज टेबल बफर बेस्ड लिस्ट है, वो भी पहले बात हो चुकी है। पॉइंट्स टू पेज टेबल पॉइंट्स, तो वही वाली बात है। अच्छा वाह यार मेरा मेमोरी बाप मोमेंट हो रहा है। अच्छा खैर हैश्ड पेजिंग, अच्छा हैश्ड पेजिंग काफ़ी सिंपल है। वो यही है कि ना एक हैश टेबल बना हुआ है जिसके अंदर कोलिजन रेजोल्यूशन हो रही है थ्रू लिंक्ड लिस्ट। आपको याद होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने जब पढ़ा था हैश टेबल के, उसके अंदर कोलिजन रेजोल्यूशन मेथड होता था, एक लाइक प्रोबिंग था, एक चेनिंग था। तो ये वाला जो चेनिंग वाला कोलिजन रेजोल्यूशन मेथड है ना, यहाँ पे वो वाला यूज़ हुआ है। अब हो ये रहा है कि एक वो P के ऊपर ना कोई हैश फंक्शन निकालता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे चला जाता है। आपको पता है ये डिटर्मिनिस्टिकली बिहेव करेगा क्योंकि हैश फंक्शन हमेशा डिटर्मिनिस्टिकली बिहेव करते हैं फॉर द सेम इनपुट। और फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर P पड़ा होगा उसका फ्रेम किस साइड पे होगा। तो वो यहाँ पे जाता है, वो देखता है कि पहला जो नोड है इस जगह पे जहाँ पे P को होना चाहिए, इट्स नॉट P, इट्स Q। तो उसने बताया है कि Q कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रेम नंबर S, P कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रेम नंबर R। इस तरह से है, बड़ा सिंपल है। तो उसने बस हैश फंक्शन लगा के जगह ढूंढनी है, लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है और उसने देखना कि
लाइक लेफ़्ट साइड जो है वो मेरी वाली हो, फिर आप उसकी राइट साइड पे चले जाते हो और वो बस कर देते हो रिजॉल्व। फिर इन्वर्टेड पेज टेबल है, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। वो ये है कि आप हर पेज के लिए फ्रेम बताने की जगह आप हर फ्रेम के लिए पेज बता देते हो। अब जितने आपके नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं उतने आपके एंट्रीज़ होंगी, और हर एंट्री में आप बताओगे किस प्रोसेस का है और ये कौन सा पेज है उसका, राइट। अच्छा जी, ये हो गई बात। अब इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही है कि बहुत बहुत शिट मेथड है। लाइक इसके लिए आपको हमेशा ओफ एंड लुकअप करना पड़ेगा किसी भी पेज पी की लाइक एफ वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि कोई क्यों यूज़ करेगा इसको। बकाया सबके अंदर तो लाइक आप वो सबस्क्रिप्ट आई वगैरह वाला तरीका करके आप कांस्टेंट टाइम में गेट कर सकते हो। यहाँ पे ओफ एन हो रहा, तो ये बड़ा बड़ा बुरा तरीका है ट्रैक रखने का, लेकिन स्पेस एफिशिएंट ज़्यादा है। एफिशिएंसी वाइज है ख़राब, लेकिन स्पेस एफिशिएंट ज़्यादा यही है, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए नहीं बन रहा। अच्छा, फिर सेगमेंटेशन आ जाती है। सेगमेंटेशन पेजिंग से यूँ डिफरेंट है कि इसके अंदर लाइक डिफरेंटली साइज्ड ब्लॉक्स हो सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो ये सब रूटीन स्टैक से थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है। यहाँ पे सिंबल टेबल है किसी डिफरेंट साइज़ का, स्क्वायर रूट का फंक्शन है किसी डिफरेंट साइज़ का, मेन प्रोग्राम किसी डिफरेंट साइज़ का, और ये सारे ना जो डिवाइड हुए हुए हैं किसी आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड की वजह से नहीं हुए हुए, बल्कि अपने लाइक नेचर की वजह से हुए हुए हैं। मतलब जो यहाँ पे काम किया जा रहा है उसकी वजह से हो रहे हैं। तो ये प्रोग्रामर का व्यू होता है ना आपकी अपनी एड्रेस स्पेस का, कि मेरे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो सेगमेंटेशन उसको ही कैटर करती है, उसी की बेसिस के ऊपर है। तो मतलब सबसे पहले ना आपका जो सेगमेंट टेबल होता है उसके अंदर लेट्स से मेन प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो मेन प्रोग्राम की बेस होगी, उसकी लिमिट होगी। इसी तरह सिंबल टेबल की बेस होगी, लिमिट होगी, एंड दैट्स इट। सही है। तो वो आपका अब सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो लॉजिकल एड्रेस होगा उसके अंदर सेगमेंट नंबर होगा और उसका ऑफसेट होगा। तो सेगमेंट, और उसके बाद आप सेगमेंट की उसकी बेस और लिमिट निकाल सकते हो उसके अगेंस्ट। लाइक सेगमेंट 0 है तो मैं फर्स्ट वाला इसकी एंट्री ले लूँगा, सेगमेंट n-1 है तो मैं आखिरी वाली ले लूँगा, राइट। तो इस तरह से मैं लिमिट और बेस उसको उसकी पता चल जाएंगी, और फिर मैं आगे जाके MMU को वो दे दूँगा टाइप शेड। ये होगा। अब सेगमेंटेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर एक्स्ट्रा शेड यही है कि पेज सेगमेंटेशन कुछ होती है, सेगमेंटेड पेजिंग होती है। पेज सेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि सेगमेंटेशन हुई होती है और सेगमेंटेशन के ऊपर मज़ीद पेजिंग की गई होती है। मतलब बड़ी सेगमेंट्स हैं उसके अंदर मज़ीद छोटे लेवल पे आके पेजिंग भी करती है, और सेगमेंटेड पेजिंग इसका उल्टा है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्विज़ में हल्का फुल्का आ गया था, बस साइज़ वगैरह एस्टिमेट करना, वो काफ़ी इंट्यूटिव था अगर आपको पिछले मेथड्स आते हैं। अब आखिरी चैप्टर आ जाता है, उसके अंदर है वर्चुअल मेमोरी। टू सेव रैम स्पेस वी पुट इट इन द बैकिंग स्टोर। हाँ, अब ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है, ये आपका पेज टेबल है, और ये फिज़िकल मेमोरी है, राइट। अभी तक हमने इतना पढ़ा, लेकिन हम यूजुअली पूरा प्रोग्राम नहीं अपनी रैम में डाल रहे होते हैं। हमने पहले भी बात की है डायनामिक लोडिंग वगैरह के बारे में। तो हम करते हैं बेसिकली डिमांड पेजिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कि जब कोई पेज ज़रूरत हो सिर्फ और सिर्फ तब वो आए, ठीक है, और वरना वो बस हार्ड डिस्क में पड़ा रहे। तो हम प्रिटेंड ये करते हैं जैसे कि ये चीज़ें मेमोरी के अंदर लोडेड हैं, इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, VRAM वगैरह आपने शायद सुना हो। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो एक्चुअली हार्ड डिस्क पे होती है, हार्ड डिस्क में बनी होती हैं। बस एक जगह होती है हार्ड डिस्क की जिसके अंदर हमने कुछ डेटा रखा होता है जो एक्चुअली वरना वर्चुअल वो रैम में होता है, लेकिन रैम में इतनी जगह नहीं है तो हमने यहाँ पे रख दिया, और फिर जब ज़रूरत होएगी उसको हम लोड कर लेंगे, स्वैप इन स्वैप आउट करते रहेंगे। ये आइडिया रफ। अब डिमांड पेजिंग के अंदर यही है कि लेज़ी स्वैपर होता है, कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू डिमांड पेजिंग के अंदर ये होता है, या प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पेज लाते ही सिर्फ तब हो अगर कोई कह दे कि मुझे ये वाला पेज एक्सेस करना है। मतलब अगर मेरी लॉजिकल मेमोरी यूँ है ABCDEFGH, राइट, मेरे पास पेज 4 मेमोरी के अंदर लोडेड है, पेज 6 मेमोरी के अंदर लोडेड है, और पेज 9 और समथिंग यहाँ पे वो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी, पेज 0 लोडेड है, पेज 2 लोडेड है, और पेज 5 लोडेड है। ये यहाँ से मुझे नज़र आया, ठीक है।
ये कैसे पता चला? ये वैलिड इनवैलिड बिट से पता चला कि यहाँ पे जो फ्रेम नंबर लिखा हुआ है ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये आई तब होगा या इनवैलिड तब होगा जब रैम के अंदर अभी नहीं पड़ा हुआ, बैकिंग स्टोर में पड़ा हुआ है। तो बैकिंग स्टोर में सारा कुछ ही पड़ा होता है, लेकिन रैम के अंदर नहीं पड़ा हुआ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ीरो के अगेंस्ट, मतलब ए के अगेंस्ट फ्रेम नंबर 4 का है और वो एग्जिस्ट करता है। 1 के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये इनवैलिड है, मतलब अभी रैम के अंदर आया ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ लिखा भी होता वो गार्बेज होता, हमने इग्नोर करना था उसको। तो उस केस के अंदर अभी यहाँ पे हमें कोई फ्री फ्रेम पकड़ना पड़ेगा ये वाला हिस्सा, और उसके अंदर हम बी डाल देंगे, और ये सिर्फ तब होगा जब उसको एक्चुअली ज़रूरत होएगी। तो उसकी प्रोसेस यूँ होती है कि आप लोड करने की कोशिश करते हो, पेज टेबल चेक होता है। अगर पेज टेबल हिट हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर पेज टेबल मिस हो जाए ना, मतलब इनवैलिड है यहाँ पर, तो फिर हम एक ट्रैप फायर करते हैं, और वो ट्रैप को डील करने के लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और एक सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रन करता है, जिससे वो सबसे पहले ये करता है कि पेज को बैकिंग स्टोर से निकालता है, ठीक है, फ्री फ्रेम ढूंढता है और उसको वहाँ पे डालता है। उसके बाद पेज टेबल को फिर रीसेट करता है ये वाला चेंज रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अब नया फ्रेम आ जाएगा और साथ वैलिड आ जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको लग रहा होगा यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा, बस ने एक सिंपल बात को बस लंबे तरीके से बताया। लेकिन एक्चुअली जो ये मसला है ना वो ये है कि ये जो स्टेप 4 है ये प्रॉब्लमेटिक मसला है। वाह, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है, इंसेन। उसकी रीज़निंग ये है कि ये स्वैपिंग वगैरह बड़ी स्लो होती है, तो हमें इसको मिनिमम पे रखना पड़ेगा। तो एक सेकंड, हाँ खैर, अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है बेसिकली। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। उन्होंने लाइक किताब के अंदर हल्की फुल्की बात की हुई थी कि आपको पता है कि 50 MB पर सेकेंड ट्रांसफ़र रेट होता है, अगर इतना साइज़ का पेज होगा तो इतना ये होगा तो वगैरह, इतना टाइम लग जाता है। तो बेसिकली उनकी बात का मकसद ये था कि इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। और लेकिन उन्होंने एंड पे एक कैवियट भी डाला था जो कि हमारी मैम ने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं एहतियातन कर रहा हूँ। वो है कि ये एक्चुअली एक रियल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स के अंदर हमें नज़र आता है, जब हम स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इसको एनालाइज करते हैं, कि एक बिहेवियर देखा गया जिसको कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यूजुअली ये होता है कि एक प्रोग्राम एक वक्त में एक ही 2-3 पेजेस के ऊपर काम कर रहा होगा साथ, तो इतना कोई मसला नहीं होता कि बार बार पेज फॉल्ट आए। पेज फॉल्ट आता है, वो ठीक होता है, उसको केटर कर लेता है और बस चलता जाता है, कोई मसला नहीं होता ज़्यादा। क्योंकि यूजुअली वही वाली बात, आप उसी एक रीजन के अंदर काम कर रहे होते हो। अगर आप अरे के ऊपर काम कर रहे हो, आप उसी अरे के ऊपर बार बार काम कर रहे होगे, राइट। तो ये है पेज फॉल्ट्स की किस तरह से रिजॉल्व होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या ये एक रियल प्रॉब्लम है भी या नहीं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं कि कॉपी ऑन राइट भी कुछ होता है, कि आप एक्चुअली कॉपी नहीं करोगे जब तक राइट नहीं करोगे। मतलब अगर आप साथ यहाँ पे एक डर्टी बिट भी रख लेते हो ना, कि अगर आपने यहाँ पे कुछ राइट कर दिया है रैम के इस फ्रेम के ऊपर, जो अब आपके बैकिंग स्टोर से डिफरेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बैक में जाके राइट जब यहाँ पे कर रहे हो, जब हम पुराना फ्रेम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये काम तब करेंगे जब अगर कभी एडिट हुआ हो ये वाला पेज। अगर ये देखो ना आप, पेज फॉल्ट जब होती है आपको कभी कभी कोई विक्टिम पेज भी चूज़ करना पड़ता ना। तो लेट्स से रैम में फ्री फ्रेम नहीं था, उसकी जगह हमने बनाया फ्री फ्रेम, तो उसको आपने पहले राइट करना होगा। फ्री फ्रेम को आप राइट कर रहे हो ना, अगर फ्री फ्रेम की जगह जो प्रोसेस थी यहाँ पे आप उसको राइट कर रहे हो ना अगर उस पेज को, तो वो भी स्लो है, जैसे स्टेप 4 स्लो था, क्योंकि वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा है। अब इसका हल ये है कि आप सिलेक्टिवली करो। आप सिर्फ और सिर्फ तब करो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेज टेबल के अंदर डर्टी बिट ऑन है, मतलब इट हैज़ बिन रिटन इनटू। वरना अगर खाली आपने रीडिंग के लिए इंपोर्ट किया था और अब आप उसको बाहर निकाल रहे हो, तो आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप टाइम बचा सकते हो। आगे बात है एक्सेस टाइम की। इफेक्टिव एक्सेस टाइम होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या नाम है, पेज फॉल्ट, इनटू मतलब ये सक्सेस है मेमोरी एक्सेस
प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट टाइम। बड़ी सिंपल सी है बात, कोई इतनी अहम बात नहीं है यहाँ पर। वही वाली बात है, हिट रेशियो मिस रेशियो वाली बात है, और आगे बस टाइम्स लिखी हुई है। और पेज फॉल्ट टाइम फिर आपको पता ही है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। खैर अच्छा, स्वैप स्पेस क्या होती है? स्वैप स्पेस ये होती है कि आप का कितना हिस्सा जो है हार्ड डिस्क का, सारा थोड़ी लगा होगा आपकी वी रैम बनाने के लिए। उसके अंदर कुछ, अगर मैं अपनी लाइक खोलूँ, उसके अंदर ये शिट भी पड़ी हुई है। तो वही वाली बात कि जहाँ बेस रजिस्टर वगैरह, लिमिट रजिस्टर, उस तरह की चीज़ें। अच्छा, पेज रिप्लेसमेंट एंड विक्टिम पेजेस, इसके बारे में बात हो गई है। मॉडिफाई बिट के बारे में बात हो गई है। रेफरेंस स्ट्रिंग के बारे में बात नहीं है। रेफरेंस स्ट्रिंग ज़्यादा रेलेवेंट अभी बाद में होगी, वो मेरे ख्याल है तब भी कर लेनी चाहिए बात। फ़िलहाल ये दरमियान वाली बात एक्स्ट्रा जो है कर लेता। अब हमने काफ़ी बात किया कि पेज रिप्लेसमेंट होती है वगैरह जब फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए जो एल्गोरिदम्स हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स के अंदर। तो उनकी बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है वैसे, लाइक आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा प्रॉब्ली अगर आपने इनको इस तरीके से नहीं पहले देखा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग क्या होती है। रेफरेंस स्ट्रिंग ये है कि पेज नंबर 7 को एक्सेस किया है, उसके बाद 0 को एक्सेस किया है, उसके बाद 1 को एक्सेस किया है। ये बस आपको ना यूज़र की हिस्ट्री बता रहा है कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हुआ, कि ये एक्सेस हिस्ट्री है। तो शुरू के अंदर कोई भी पेज नहीं था, तो जब उसने 7 एक्सेस की करने की कोशिश की तो एक पेज फॉल्ट था। पेज फॉल्ट था तो उसको हमने एक जगह पे रख दिया। आपको इस प्रोसेस के लिए 3 फ्रेम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप 0 करते हो, 0 भी नहीं था तो आप 0 भी डाल देते हो, 1 था 1 भी डालते हो। अब आपके पास एक पेज फॉल्ट आती है 2 पेज मिसिंग है, तो अब आप कौन सा निकालोगे? आप निकालोगे वो दैट केम इन फर्स्ट। तो उसका तरीका ये है कि आप ये लाइन देख लो, इसके अंदर 3, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है। जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी ना, आपने उसको निकालना है। इसी तरह से मतलब अगर मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूँ जहाँ बीच में पेज हिट्स भी आ रहे हैं, तो वही वाली बात कि 7 एक्सेस करना था, इस पॉइंट पे 0 1 2 पड़ा हुआ है, तो वो 0 की रन लेंथ देख रहा है, 1 की रन लेंथ देख रहा है, 2 की रन लेंथ देख रहा है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा रन लेंथ है ना, मतलब जो सबसे पहले का आके बैठा हुआ है, उसको आप रिप्लेस करते हो। बड़ा सिंपल है। उसके बाद फिर आ जाती है बिलेडीज़। नॉर्मली पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कोई नाम है बस, बिलाडी या जो भी है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी ना कि अगर फ्रेम्स ज़्यादा होंगे तो पेज फॉल्ट्स कम आएंगी, राइट? बड़ी इंट्यूटिव सी बात है। एक्सपेक्टेशन तो इस तरह का ही ग्राफ होगा ना। लेकिन टर्न्स आउट, हाँ, ब्रॉड लेवल पे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बार फीफो के साथ ना ऑब्जर्व किया गया है कि ना फ्रेम इंक्रीज करने से कभी कभी ना नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बढ़ भी सकते हैं, और बाद में जाके वापस जाके और ज़्यादा नीचे हो जाता है। मतलब लाइक जनरल ट्रेंड इसी तरफ है, लेकिन बीच में इस तरह की रैंडम स्पाइक्स भी आ जाते हैं, और ये है बिलेडीज एनॉमली। तो अगर आपको सवाल आता है कि क्या इसके अंदर 3 फ्रेम से 4 फ्रेम से आने में बिलेडीज एनॉमली लाइक एग्जिबिट हो रही है या नहीं हो रही, तो आप ये करोगे कि आप इसी रेफरेंस स्ट्रिंग को 4 फ्रेम्स के साथ रिजॉल्व करोगे, और आप देखोगे कितने पेज फॉल्ट्स आए हैं, और आप इसके पेज फॉल्ट के साथ कंपेयर करोगे। अगर ज़्यादा आए हैं तो आप कहोगे हाँ ये तो बिलाडीज एनॉमली है, वरना अगर कम आए हैं एज एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने से पेज फॉल्ट्स कम हुए एज एक्सपेक्टेड, तो बिलाडीज एनॉमली यहाँ पे एग्जिबिट नहीं हो रही। ये है यहाँ पर। अब उसके बाद ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर हम, ये एक बड़ा थियोरेटिकल सा है, वो ये है कि हम ना फ्यूचर में जो होगा हम उसको देखते हैं। ऑब्वियसली एक्चुअली हमें पता नहीं होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए ये यूजेबल नहीं है, लेकिन सवाल में फिर भी आ जाता है। तो इसके अंदर मैंने एग्जांपल वही दी है कि अगर 201 है इस वक्त रैम के अंदर, राइट, मैंने एक्सेस करना है 7 को, 7 इज़ नॉट अवेलेबल, तो मैं आगे देखूंगा तो सबसे पहले 0 मुझे नज़र आ रहा है, तो 0 अभी एक्सेस होना है, तो 0 को मैंने रिप्लेस नहीं करना। 0 इज़ सेफ, 0 विल नॉट बी द विक्टिम। उसके बाद हम आगे देखते हैं 1 है। 1 भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर पहले का पड़ा हुआ है, और इसको भी यहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि बाद में एक्सेस हो रहा है। 2 आगे नहीं हो रहा, मैंने पहले 2 देख लिया ना, ये 2 सेफ है, तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यही निकलता इस तरह से। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल भी ले लो कि यहाँ पे 2 है, 4 है, वो यहाँ पे क्यों आया? तो आपके पास ओरिजिनली 203 था, तो 2 भी यूज़ हो रहा है, 3 भी यूज़ हो रहा है, 0 बाद में जाके यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम 0 को रिप्लेस कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है। तो आप इसके अंदर बस लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करते हैं।
उसके बाद लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के अंदर आप राइट टू लेफ्ट रीडिंग करते हो। उसके अंदर अगर आपने ये देखना है ना कि 7 वाले पेज फॉल्ट के ऊपर ये 102 जो है हमारी मेमोरी थी, तो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू करते हैं कि अच्छा 1 जो है इट वाज यूज्ड रिसेंटली, तो ये सेफ़ है। 0 जो है वो यूज्ड रिसेंटली था, हाँ। अब मुझे पता चल गया ये दोनों मोस्ट रिसेंटली यूज थे, तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैंने इसी को निकालना होगा, इस तरह से। तो अभी इनके दरमियान में और चीज़ें भी आ सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई 4 भी होता, 1042 होता अगर यहाँ पर, राइट। तो हमने 4 को इग्नोर करना था, हमने बस वैसे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल ये है कि 1402 अगर इस तरह से होता, तो 1 मैंने देख लिया कि मोस्ट रिसेंटली यूज में से है, 4 डजेंट मैटर क्योंकि मेरी में है ही नहीं, उसको तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते। 0 जो है वो भी लाइक रिलेटिवली रिसेंटली यूज्ड है, तो वो भी सेफ़ होगा, तो 2 बच जाता है जिसको हम निकाल देंगे, ये है। तो इनके लिए ये विजुअल अप्रोचेस हैं, होपफुली हेल्पफुल होंगे आपका टाइम बचाने के लिए। अच्छा, उसके बाद आता है सेकंड चांस या क्लॉक एल्गोरिथम। उसके अंदर अब्दुल एहतशाम रेफरेंस। अच्छा, इसके अंदर ये है कि एक पॉइंटर होता है, ठीक है, जो सर्कुलरली ऊपर नीचे हो ही जाता है, मतलब ये नीचे आई जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा वापस फ्रेम 0 पे आ जाएगा। लेट्स से ये पेज 0 है, पेज फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5 एट्सेट्रा, इस तरह से। तो इसके अंदर आप समझ लो कि एक पॉइंटर चल रहा। अब सबसे पहले वो ऊपर वाले को पॉइंट कर रहा होगा, वो देखेगा कि ये वाला जो है क्या पहले रेफरेंस हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये जो जिसको मैं करेंटली देख रहा हूँ, लेट्स से 1 है, मैं इस इधर खड़ा हूँ, वैसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल यही हो गई, मुझे बस विजुअली क्रिंज लगा था, खैर सही। हाँ, यहाँ से चलता है, यहाँ पे जाके ना यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि पहले 0 हुआ है, फिर 4 एक्सेस हुआ, फिर 1 एक्सेस हुआ है, उसके बाद 4 फिर से एक्सेस हुआ है, तो 4 की ना रीड बिट ऑन हो, रेफरेंस बिट ऑन हो गई है कि दिस इज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ये बार बार यूज़ हो रही है, इसका ट्रैक रखोगे, ये इसको एव नहीं निकाल देना अभी। उसके बाद फिर एक और होती है जिसके अंदर पेज फॉल्ट आ जाता है, पेज फॉल्ट आ गया 2, तो पेज 2 नहीं था, तो हम पहली वाली को देखते हैं क्या इसको सेकंड चांस देना है, नहीं देना तो इधर ही रख दो। अब हमारा पॉइंटर ऊपर मूव करने की जगह एक पॉइंट नीचे आ गया। अब हम देखेंगे कि पेज फॉल्ट है या पेज मिस है, तो इस केस के अंदर कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। यहाँ पे जाके मतलब उसने 4 फिर से एक्सेस किया, इसके बाद फिर से उसने 4 एक्सेस किया, कोई पेज फॉल्ट नहीं है, पेज हिट ही है, और वो पहले का रेफरेंस बिट ऑन है, तो ये हो गया। अब हम करते हैं पेज फॉल्ट आ गया, राइट। पेज 3 चाहिए था, वो नहीं पड़ा हुआ, पॉइंटर मेरा कह रहा है कि मैंने इसको रिप्लेस करना है, लेकिन इसके पास अभी सेकंड चांस अवेलेबल है, तो इसका मैं पहले सेकंड चांस ले लूँगा, यानी रेफरेंस बिट को 0 कर लूँगा, फिर मैं नीचे आ जाऊँगा अपने पॉइंटर से और उसको रिप्लेस कर दूँगा, तो यहाँ पे 3 इस तरह से आया। और जहाँ पे आपने प्लेस किया उससे अगले वाले के ऊपर आप पॉइंटर ले जाते हो अगले वाली बारी के लिए, ये इसके लिए अप्रोच है, ठीक है। तो ये इसके बारे में की बात है। ओके, अब लाइक लोकल और ग्लोबल रिप्लेसमेंट, वो ये है कि जो फ्रेम्स हम देख रहे हैं ये खाली एक प्रोसेस को, मतलब इस तरह से हो रहा है कि एक प्रोसेस को 4 फ्रेम्स दे दिए और वो यूनिटी के साथ खेली जा रहा है, या फिर वो दूसरी प्रोसेसेस के फ्रेम्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये बस डिस्टिंक्शन है। तो लोकल के अंदर आप खाली अपने ही पेजेस को विक्टिमाइज़ कर सकते हो, जबकि ग्लोबल के अंदर आप किसी और के भी पेजेस को निकाल के अपना डाल सकते हो। अब ग्लोबल रिप्लेसमेंट के साथ यूजुअली मसला ये आता है थ्रैशिंग का, वैसे तो जनरली आता है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा आता है। वो ये है कि जब ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाती है ना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस इन द राउंड रॉबिन क्यू। तो अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बढ़ा देते हो तो वो उतनी जगह नहीं रहती कि उनकी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वाली चीज़ जो थी वो पूरी उनके असाइंड फ्रेम्स में आ सके, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स होते हैं। चाहे आप लोकल रिप्लेसमेंट कर दो चाहे ग्लोबल कर लो, लेकिन ग्लोबल के अंदर ज़्यादा मसला हो सकता है, तो लोकल रिप्लेसमेंट शुड बी बेटर। लेकिन ये फिर भी सोल्यूशन अच्छा टर्म नहीं है, अच्छी टर्म नहीं है, यहाँ पे रेमेडी होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का फ़र्क पड़ जाता। खैर, थ्रैशिंग बस एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैटिस्टिकल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो यही है कि ज़्यादा प्रोसेसेस ज़्यादा पेज फॉल्ट रेशियो, और उसकी वजह से CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, ये होता है। अच्छा,
पास पेपर्स मैंने कवर करने थे लेकिन मुझे कोई ख़ास चीज़ मिली नहीं है उसमें। मतलब रिलेटिवली सेम ही हैं सारे। मतलब एक वो ऑक्टोपस वाला सवाल फॉक्स वाला, उसके अंदर वो सब ने पूरे बैच ग्रुप ने 1000 बार सॉल्व कर लिए। उसके अलावा ये फॉर्क ट्री वाले सवाल मिड 1 की वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से कवर्ड हैं। ये लिटरली बेबी शर्ट है सेम 2 मिड 2 वाली वीडियो में कवर्ड है। MLFQ माई बिलवड जो हर बार आई जाती हैं चीज़ें वो है, गैंट चार्ट वगैरह। ये रेफरेंसिंग वाले सवाल आ गए। अच्छा हाँ, अब एक बात एक्स्ट्रा थी यहाँ पर जो मुझे किसी ने सवाल भेजा था जिसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, यार ये मॉडिफाई बिट क्या होती है वगैरह, रीड बिट पता नहीं क्या रेफरेंस बिट थी, डर्टी बिट वगैरह भी थी। तो डर्टी बिट का पेज रिप्लेसमेंट के अंदर क्या रूल हो सकता? तो किताब के अंदर ना 3 एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स भी मेंशन है जो मेरा ख्याल है मोस्ट टीचर्स ने नहीं करवाए। एक है इन्हांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिथम। इन्हांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिथम ना डर्टी बिट को भी कंसिडरेशन में लेता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपने पढ़ना किताब से पढ़ लो। उसके अलावा कुछ और काउंटिंग बेस्ड भी है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, जिसके अंदर आप एक काउंटर रख लेते हो। सही है, इस तरह से। अच्छा, और लीस्ट रिसेंटली यूज के अंदर आइडिया आ जाता है लीस्ट रिसेंटली यूज अप्रॉक्सीमेशंस का, क्योंकि एक्चुअली आप लीस्ट रिसेंटली यूज नहीं बता सकते, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता। लीस्ट रिसेंटली यूज भी एक हाईली थ्योरेटिकल मॉडल है, वरना आपको टाइम स्टैम्प रखनी पड़ेगी ना साथ हर किसी के, कि मैंने इसको इस टाइम स्टैम्प पे यूज़ किया, फिर आप टाइम स्टैम्प कंपेयर करोगे। तो सेकंड चांस जो है उसका मकसद ही यही था कि वो लीस्ट रिसेंटली यूज को अप्रॉक्सीमेट करे। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थे। लैब की वीडियो के ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा, वो भी आ ही जाएगी टाइप शर्ट।